एनिमे की स्टार्टिंग में हमें ग्लेन के बारे में बताया जाता है, जो कि एक अकेला लड़का होता है और वो मोस्टर के साथ हुई लंबी वॉर के बाद डॉक्टर बन जाता है ताकि वो लोगों की जान बचा सके। लेकिन जब वो मोस्टर गर्ल्स का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करता है तो सभी उस पर फिदा हो जाती है। मतलब बंदा इलाज करने आया था और यहाँ पर लोग उल्टा डॉक्टर पर ही लाइन मार रहे हैं। उसके बाद हमें लिंडवॉर्म सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर ग्लेन एक मोस्टर डॉक्टर के रूप में काम कर रहा होता है। तभी वो एक काउ गर्ल का ट्रीटमेंट कर रहा होता है और जैसे ही वो बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, तभी उसका बुल हस्बैंड फुल स्पीड में आकर उसे गले लगा लेता है। तभी ग्लेन की असिस्टेंट सेफ्टी एंट्री करती है, जो कि एक स्नेक गर्ल होती है और वो कपल को कांग्रेचुलेट करती है। लेकिन उनके जाते ही सेफी जेलिस हो जाती है और कहती है ग्लेन रोज मोस्टर गर्ल को टच करता है। फिर ग्लेन उसे उसकी निकनेम सेफी से बुलाता है और उसका मूड इंस्टेंटली ठीक हो जाता है। अगले दिन ग्लेन के मेंटोर उसे अरीना भेजते हैं फाइटर्स का चेकअप करने के लिए। वहाँ पर उसका सामना ताजिलिया से होता है, जो कि फाइटर्स की लीडर होती है और काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली होती है। बाकी फाइटर्स ग्लेन को देखकर उस पर डाउट करते हैं, लेकिन ताजिलिया सभी को चुप करा देती है, जिससे कि ग्लेन थोड़ा सा ब्लश भी कर देता है। चेकअप के दौरान ग्लेन एक कैट गर्ल को कहता है कि वो इंजर्ड है और उसे रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके पास आकर क्लोज होने लगती है, जिससे कि सेफी गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से हटा देती है। उसके बाद ताजिलिया अपना चेकअप करवाती है और बताती है कि वो एक बहुत ही बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की हायर है। साथ ही वो इनडायरेक्टली ग्लेन में इंटरेस्ट दिखाती है, जिससे कि सेफी फिर से जेलस हो जाती है। दिन खत्म होने के बाद ग्लेन को ताजिलिया के अटेंडेंस मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि ताजिलिया अपने पहले टॉप फाइटर में से एक थी, लेकिन अब वो एक भी मैच नहीं जीत पा रही है, जिससे कि वो दोनों काफी परेशान हैं। रात को ग्लेन सो नहीं पाता और ताजिलिया के बारे में सोचता रहता है कि आखिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। तभी सेफी उसके पास आती है और उसके हाल को पूछती है और यहीं से स्टोरी और भी ज्यादा सीरियस होने लगती है। ग्लेन अपनी टेंशन को सेफी के साथ शेयर कर रहा होता है और ग्लेन की बातें सुनकर सेफी को उसकी काइंडनेस देखकर अच्छा लगता है और उसका दिल थोड़ा सा वार्म हो जाता है। इसलिए वो उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आती है ताकि ग्लेन थोड़ा सा काम हो सके। और जब ग्लेन ड्रिंक कर रहा होता है तब सेफी उससे पूछती है कि आखिर ताजिलिया के डाउनफॉल का रीजन क्या हो सकता है, जिस पर ग्लेन कहता है कि सैसी ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता। और फिर वो बताता है कि वो कल अरेना में जाकर उसका मैच देखना चाहता है, लेकिन सैफी तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि मैं किसी और लड़की को तुम्हारे पास आने नहीं दूंगी। जिसे सुनकर ग्लेन उसे समझाता है कि वो बस ताजिलिया को एक पेशेंट की तरह ट्रीट कर रहा है और फिर वो सैफी को भी कल साथ चलने के लिए कहता है, जिससे कि सैफी फाइनली मान जाती है और थोड़ी सी काम हो जाती है। अगले दिन हम ताजिलिया को देखते हैं, जो कि अपना एक और मैच हार जाती है और इस वजह से वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने फैमिली नेम को खराब कर रही है। इसलिए वो और भी हार्ड ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी उसकी नजर ग्लेन पर पड़ती है, जो कि उसे देख रहा होता है। तब वो ग्लेन से कहती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने मैचेस क्यों हार रही है, जिस पर ग्लेन उससे बताता है कि इसका रीजन उसके होप्स हैं। और फिर वो उसे ऑफर करता है कि उसके होप्स को ट्रिम करके उसे हॉर्सेस होस लगा दे, लेकिन प्रिंसेस होने की वजह से वो मना कर देती है। लेकिन काई और लोर्ना उसे पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो सारे अजीब से टूल्स को देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि उसे पेन से बहुत ही डर लगता है। पर ग्लेन बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से उसका ट्रीटमेंट करता है और उसकी होप्स को ट्रिम कर देता है, जिससे कि उसकी अजीब सी आवाजें निकलने लगती है और धीरे धीरे काम हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो फर्नेस से निकला वो गर्म हॉर्सेस होई दिखती है तो वो फिर से पैनिक करने लगती है और पहले से भी ज्यादा रेसिस्ट करती है। तब सेफी अपनी टेल से उसे पकड़ लेती है, जिससे कि ग्लेन अपना काम कंप्लीट कर पाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ताजिलिया अपने सारे मैचेस जीत जाती है और एरेना में ही जोर जोर से ग्लेन को थैंक यू बोलने लगती है। ग्लेन बस उसे स्माइल करके वेव करता है, लेकिन ये देखकर सेफी जेलिस हो जाती है और अपने टेल से ग्लेन का गला दबा देती है। उसके बाद हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेफी को ग्लेन की फैमिली के पास लेकर आया गया था, क्योंकि उनके फैमिलीज मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे और सेफी वहाँ पर एक तरह की सिक्योरिटी या इंश्योरेंस के रूप में थी। और जब वॉर खत्म हो गया तो उसे होस्टेज बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं रही। जब वो अपनी कैरिज में बैठी होती है तभी ग्लेन को देखती है, जो कि रो रहा होता है क्योंकि वो उसे अटैच हो चुका था। कुछ सालों के बाद दोनों फिर से एक मेडिकल एकेडमी में मिलते हैं और साथ में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सेफी का सन ब्लॉक खत्म हो गया होता है और तभी ग्लेन वहाँ पर आता है और उसे शॉपिंग पर ले जाने का ऑफर करता है। रास्ते में ग्लेन उससे पूछता है कि बाकी स्नेक गर्ल्स क्या करती है जब उनके पास सन ब्लॉक नहीं होता, जिस पर सेफी बताती कि वो लोग ज्यादातर रात में एक्टिव रहती है, मतलब कि नॉक्टर्नल बन जाती है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका काम दिन में होता है और ये सोचकर वो बहुत ही खुश होती है कि ग्लेन उसका इतना ख्याल रखता है। उसके बाद सेफी बताती है कि काफी टाइम हो गया है उन्हें शॉपिंग पर जाए हुए और ग्लेन उससे कहता है कि पैसे फालतू चीजों पर वेस्ट नहीं करने चाहिए। कुछ ही देर के बाद वो दोनों मैरो वाटरवे पहुंच जाते हैं, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन हब होता है, जहां पर बहुत ही सारे एक्वामैन बोट्स को एक कैनल से दूसरे कैनल तक ले जाते हैं। वहां का पीसफुल इन्वायरमेंट को देखकर जहां मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस आराम से साथ रहते होते हैं। शेफी लेडी शकेटी की तारीफ करती है, जिसने कि ये सब पॉसिबल बनाया है। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टॉप पर रुकते हैं, जहाँ पर वो अपनी जरूरी की सामान खरीदते हैं और तुरंत ही सेफी ड्राइवर से कहती है कि हमें गिफ्ट शॉप पर ले चलो। रास्ते में सेफी शॉप्स में रखी हुई फैंसी चीजों को देखकर सब कुछ खरीदने का मन बना लेती है, लेकिन
ग्लेन उसे रोकता है और कहता है कि मुझे अपना बैंक अकाउंट मत समझो। लेकिन फिर वो देखता है कि सैफी कितनी खुश है, तो वो उसे जो चीजें चाहिए वो दे देता है। लेकिन सैफी सिर्फ एक छोटी सी चीज लेती है और वो कहती है कि असली गिफ्ट तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि सिटी में एक मरमेड शो हो रहा है, जिसे देखने का सैफी का बहुत ही मन होता है। लेकिन ग्लेन उसे याद दिलाता है कि घर पर अभी काफी काम पेंडिंग है, जिसे सुनकर सैफी मान जाती है हमें वापस चलना चाहिए। तभी अचानक एक मोस्टर गर्ल उन्हें आवाज देती है और उन्हें कपल समझकर अपनी शॉप पर आने के लिए कहती है। ये सुनकर सैफी बहुत ही खुश हो जाती है और ग्लेन से कहती है कि चलो देखते हैं क्या बेच रही है। ग्लेन थोड़ा सा हेजिटेट करता है लेकिन फिर मान जाता है और वो लड़की अपना नाम लाला बताती है और कहती है कि वो कॉपर कॉइंस के बदले सॉन्ग्स बेचती है। ये सुनकर ग्लेन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या इसे पैसे देने चाहिए। तभी सैफी थोड़ी सी जेलस हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ग्लेन लाला की तरफ देख रहा था। तब लाला उन्हें ऊपर बनी एक लवर्स ब्रिज के बारे में बताती है, जो कि एक ह्यूमन और मरमेड की लव स्टोरी की वजह से फेमस हुआ था। ग्लेन को ये स्टोरी थोड़ी सी फेक लगती है लेकिन सैफी उस बात पर बिलीव कर लेती है, खासकर जब लाला कहती है कि अगर वो यहाँ पर उसका लव सॉन्ग सुनेंगे तो उनका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सैफी की एक्साइटमेंट को देखकर ग्लेन 2 सॉन्ग्स लेने की बात करता है। लाला कहती है कि तुम सिर्फ एक के ही पैसे दे रहे हो, चीट मत करो, क्योंकि लेडी स्केटी भी उसके सॉन्ग्स की फैन है। तभी ग्लेन कहता है कि वो दूसरे सॉन्ग के बदले उसका चेकअप करेगा क्योंकि वो एक डॉक्टर है, जिसे सुनकर लाला मान जाती है। फिर लाला अपने सूथिंग वॉइस में गाना गाना स्टार्ट करती है लेकिन अचानक उसे खांसी आने लगती है, जिसे देखकर ग्लेन को तुरंत लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लाला कहती है कि वो फिर से स्टार्ट कर सकती है लेकिन ग्लेन उसे मना करता है और कहता है कि अपने आप पर फोर्स मत करो। फिर वो ड्राइवर से कहता है कि हमें किसी शांत जगह पर ले चलो ताकि वो उसका चेकअप कर सके। वहाँ पहुँचने के बाद लाला कहती है कि वो ठीक है और उसके पास चेकअप के पैसे भी नहीं है, लेकिन ग्लेन उससे कहता है कि पैसे की चिंता मत करो। इसके बाद ग्लेन उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहता है और जब वो चेकअप करता है तो उसे पता चलता है कि अंदर थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो रही है। फिर उसे चेस्ट चेक कराने के लिए कहता है लेकिन लाला तुरंत अपने आप को कवर कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि ग्लेन कुछ गलत करने वाला है। लेकिन ग्लेन उसे समझाता है कि वो सिर्फ उसकी ब्रीथिंग को चेक करना चाहता है और फिर वो अपने स्टेथोस्कोप का यूज करके चेक करता है और बताता है कि उसके लंग्स बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ग्लेन उसे अपनी गिल्स दिखाने के लिए कहता है और जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि लैंड पर होने के बावजूद भी उसकी गिल्स ओपन है। फिर वो अपनी फिंगर से चेक करता है और उसे समझ में आता है कि हवा के कांटेक्ट में आने की वजह से उसके गिल्स ड्राई हो चुके हैं, जिससे सूजन हो रही है। जब ग्लेन उसका चेकअप कर रहा होता है तो लाला अजीब सी खुशी की आवाजें निकालने लगती है और सैफी उससे कहती है कि थोड़ा और पेशेंस रखो, बस अब खत्म होने वाला है। चेकअप कंप्लीट होने के बाद ग्लेन उससे पूछता है कि वो दिन भर में कितना लैंड पर रहती है, जिस पर लाला बताती है कि वो सनराइज से लेकर सनसेट तक लैंड पर ही रहती है। ये सुनकर ग्लेन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि चाहे तुम्हारी बॉडी लैंड के लिए अडेप्ट हो चुकी है, लेकिन हेल्दी रहने के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम पानी के अंदर ही रहना जरूरी है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो, जिस पर लाला बताती कि उसे पैसे की जरूरत है क्योंकि उसका फादर उन्हें छोड़कर चला गया है और अब उसकी मदर और छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। वो अपने 4 सिबलिंग में से सबसे बड़ी है, इसलिए वो चाहती है कि हार्ड वर्क करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करे और वो इतनी फेमस बनना चाहती है कि उसे सेंट्रल हॉल में काम मिल सके। लेकिन ग्लेन उससे कहता है कि अगर वो ऐसे ही चली गई तो वो भी बुरी तरीके से गिर सकती है। तभी वो देखते हैं कि एक लड़का नदी में गिर जाता है और ग्लेन ड्राइवर से कहता है कि उसे बचाओ, लेकिन ड्राइवर कहते हैं कि करंट बहुत ही ज्यादा है और वो बोट कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सुनते ही बिना सोचे समझे लाला पानी में जंप कर देती है और उस लड़के को पकड़ लेती है, जबकि ग्लेन और बाकी सभी लोग डॉग बनकर वेट करते रहते हैं। कुछ ही सेकंड में वो लड़के को लेकर बाहर आ जाती है और ग्लेन तुरंत उस लड़के को CPR देने लगता है, लेकिन इसी बीच लाला बेहोश हो जाती है और वापस से पानी में गिर जाती है। जब लड़का होश में आता है तो ग्लेन उसकी मदर से कहता है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाओ और तब सैफी नोटिस करती कि लाला वहाँ पर नहीं है। इस बार ग्लेन खुद पानी में जंप करता है और कहता है कि कई मरमेड्स पानी के अंदर इसलिए मर जाती है क्योंकि वो बेहोश होने पर लंग्स की गिल ब्रीथिंग में स्विच नहीं कर पाती, और कहते हैं कि कई मरमेड्स पानी के अंदर इसलिए मर जाती है क्योंकि वो बेहोश होने पर लंग्स से गिल्स ब्रीथिंग में स्विच नहीं कर पाती। दूसरी तरफ लाला को होश आता है और उसे लगता है कि उसे सांस नहीं ले पा रही है क्योंकि उसके लंग्स में पानी भर गया है। वो ये मान लेती है कि अब उसकी मौत होने वाली है, लेकिन तभी ग्लेन वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके लिप्स लॉक करके अपनी बॉडी को गिल ब्रीथिंग पर स्विच कर देता है, जिससे कि लाला के गिल्स दोबारा से काम करने लगते हैं और ग्लेन की सांस रुकने लगती है और वो बेहोश होने वाला होता है। तभी सैफी अपनी टेल की मदद से दोनों को पानी से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद सैफी ग्लेन को डांटती है और कहती है कि तुम बहुत ही रेकलेस हो, और फिर वो लाला से कहती है कि ग्लेन से दूर हो जाओ क्योंकि वो थोड़ी सी जेलसी हो रही होती है। कुछ दिनों के बाद लाला बिल्कुल ठीक हो जाती है और पूरा टाउन सेंट्रल हॉल में उसका गाना सुनने के लिए इकट्ठा होता है। जब वो अपना परफॉर्मेंस खत्म करती है तब उसकी नजर ग्लेन और सैफी पर पड़ती है जो कि ऑडियंस में बैठे होते हैं। वो तुरंत उनके पास आती है और उन्हें थैंक यू बोलती है उनकी दी हुई मेडिसिन के लिए। साथ ही वो ग्लेन के सामने थोड़ी सी शाय बिहेव करती है, जिसे देखकर सैफी उसे डांट देती है कि तुमने इमरजेंसी के नाम पर एक
एक लड़की के साथ लिप्स लॉक किया। ये सुनकर लाला थोड़ी सी ब्लश करने लगती है और ग्लेन को पर्सनली थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है और सेफी कहती है कि उसे अपनी छोटी बहन की तरह देखती है। कुछ दिनों के बाद ग्लेन ग्रैंडपा मैक्स की एलियन गर्लफ्रेंड का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, जहाँ वो उसे एक स्पेशल लिक्विड से नहला रहा होता है जो कि स्लाइम रीजनरेशन में हेल्प करता है। लेकिन वो लड़की कहती है कि वो ग्लेन के खुद के बायो लिक्विड से नहाना चाहती है, जिसे सुनकर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। लेकिन जब वो चली जाती है तभी सेफी शॉप बंद करने वाली होती है, लेकिन तभी उनके दरवाजे पर लेडी स्टकी आ जाती है। उनका सिटी लिंड्रोम एक नया सिटी होता है जहाँ पर मोस्टर और ह्यूमंस एक साथ पीसफुली रहते हैं और इतनी जल्दी डेवलपमेंट होना बहुत ही रेयर बात है। और ये सब पॉसिबल हुआ है कौंसल रिप्रेजेंटेटिव लेडी स्केटी की वजह से, जो कि सिटी की सबसे पावरफुल इंसान है। जब वो खुद उनके डोर पर आती है तो ग्लेन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और उससे पूछता है कि आप यहाँ पर किस काम से आई हो। लेकिन जब स्केटी बोलने की कोशिश करती है तो ग्लेन उसकी आवाज को सुन नहीं पाता। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है जो कि थोड़ी सी अजीब लग रही होती है और वो अपने आप को स्केटी की बॉडीगार्ड और स्पोक्स पर्सन कुनाई बताती है। वो तुरंत ग्लेन और सेफी से कहती है कि लेडी स्केटी को रिस्पेक्ट दिखाओ और उनके सामने झुक जाओ। तब सेफी धीरे से ग्लेन को बताती है कि कुनाई थोड़ी सी क्रेजी टाइप की है। उसके बाद कुनाई स्टेफी की तरफ से बताती है कि एक फाइट के दौरान बैंडिट्स लड़ते वक्त उसका एक हाथ काट गया था और अब तक उसका पता नहीं है। और तब स्केटी चाहती है कि ग्लेन उस हाथ को ढूंढकर वापस से उसकी बॉडी में अटैच करे। ये सुनकर ग्लेन उससे पूछता है कि आखिर उसका हाथ कैसे गया। तब स्केटी बताती है कि वो बहुत ही सारी बैंडिट्स से घिर गई थी और जल्दी में अपना हाथ छोड़कर भाग गई क्योंकि वो थोड़ी सी बेवकूफ है। ग्लेन ये सुनकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि लेडी स्केटी उसके मेंटोर डॉक्टर टूली की क्लोज फ्रेंड होती है, तो वो सोचता है कि उसके पास क्यों नहीं गई। तब स्केटी बताती है कि वो पहले टूली के पास ही गई थी, लेकिन उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया और उन्होंने स्केटी को ग्लेन के क्लिनिक के पास भेजा। ये सुनकर ग्लेन कुनाई से पूछता है कि तुम किस टाइप की मदर हो क्योंकि तुम ज़ॉम्बी भी नहीं लग रही हो। तब स्केटी बताती है कि कुनाई एक तरह का ह्यूमन ही है और फिर पता चलता है कि कुनाई एक फ्लैश गोलेम है जो कि अलग अलग ह्यूमन बॉडीज के पार्ट से बनाई गई है और ये सब एक पागल डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है जो कि फार ईस्ट में हुआ था। इसके बाद जब ग्लेन उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो कुनाई सीधा मना कर देता है क्योंकि वो सभी डॉक्टर से नफरत करती है। लेकिन ग्लेन उसे प्यार से समझाता है कि लेडी स्केटी ने खुद उसे तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा है। फिर भी कुनाई कहती है कि वो अपना हाथ खुद ही ढूंढ लेगी और खुद ही अटैच करेगी और इतना कहकर वो क्लिनिक से चली जाती है। उसके बाद ग्लेन और सेफी बात करते हैं कि जिस डॉक्टर ने कुनाई पर एक्सपेरिमेंट्स किया होगा वो कितना ज्यादा पागल होगा। लेकिन कुनाई के डॉक्टर से नफरत के बावजूद ग्लेन कहता है कि पेशेंट्स की हेल्प करना उसकी ड्यूटी है, इसलिए वो अपना सामान पैक करता है और कुनाई का हाथ ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और सेफी से कहते हैं कि उसके एब्सेंस में बाकी सभी पेशेंट को हैंडल करें। बाहर कुनाई एक सस्पिशियस आदमी को देखती है और उसका पीछा करते हुए एक अंधेरी गली में पहुंच जाती है जहां पर वो आदमी उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ ग्लेन भी कुनाई का हाथ ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि कहां से सर्च स्टार्ट करूं। तभी उसे एक चीख सुनाई देती है और वो तुरंत वहां पर पहुंचता है जहां टिसालिया खड़ी होती है और उसे रोड पर खड़े एक कटे हुए पैर की तरफ दिखाती है। ग्लेन बिना शौक हुए आराम से उस पैर के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है और कहता है कि ये कट काफी पुराना है और ये कुनाई का लेग नहीं लग रहा है। ये सुनकर टिसालिया डर जाती है और वो सोचने लगती है कि किसी का ब्रूटल मर्डर हो गया है, लेकिन ग्लेन उसे समझाता है कि ये सिर्फ कुनाई का लेग है, कोई मर्डर नहीं हुआ। इधर कुनाई अपने आधे से ज्यादा बॉडी पार्ट्स को खोकर सड़क पर घसीटते हुए चल रही होती है और वो शर्म महसूस कर रही होती है कि इस हालात में लेडी स्केटी की सामना कैसे करेगी। जब वो थोड़ी देर के लिए रुकती है तब उसे अचानक से अपनी मिसिंग लेग पर किसी का टच फील होता है। दूसरी तरफ टिसालिया ग्लेन को बताती है कि कुनाई पहले अरेना की एक स्ट्रॉन्ग फाइटर थी और उसका नाम बार बार विन के रिकॉर्ड में भी दर्ज है, इसलिए ये मानना मुश्किल है कि वो किसी नॉर्मल बैंडिट से हार गई। तब ग्लेन उस लेग के स्टिचेस को देखकर कहता है कि ये लेग बॉडी से अलग होने के बावजूद भी अलाइव फील हो रहा है। टिसालिया को ये सब थोड़ा सा अजीब लगता है कि ग्लेन इतनी कैजुअली एक कटा हुआ पैर हैंडल कर रहा है, लेकिन ग्लेन कहता है कि ये सब उसके डेली लाइफ का काम है। फिर टिसालिया कहती है कि अगर ये लेग अभी फील हो रहा है तो हो सकता है कि कुनाई अभी भी ग्लेन का टच फील कर रही हो। ये सुनकर ग्लेन तुरंत उस लेग को छेड़ना बंद कर देता है। इधर कुनाई को भी लगता है कि शायद से ग्लेन ही उसके लेग को टच कर रहा है और वो खुद भी हैरान होती है कि अलग होने के बावजूद भी उसे सेंसेशन फील हो रही है। वो कहती है कि ये एक तरह का कर्स है जिसके साथ उसे जीना पड़ रहा है और कभी कभी उसे उन बॉडीज की आवाज भी सुनाई देती है जिनसे वो बनी है। दूसरी तरफ ग्लेन पूरे सिटी में कुनाई के लेग को लेकर घूम रहा होता है। फ्रैंकेनस्टाइन बन रहे हो, जिस पर ग्लेन उसे कुनाई के बारे में बताता है। तब लाला कहती है कि उसे कुनाई का हाथ वाटर वेस्ट में पहले ही मिल चुका है। इसके बाद ग्लेन उसके सारे बॉडी पार्ट्स को क्लीन करने के बाद उसे एक गली में पड़ा हुआ देख लेता है और उसकी हेल्प करने का ऑफर देता है। हालांकि कुनाई एक्टिंग करती है कि उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है और वो उसके बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर्ली अटैच करेगा ताकि वो ऐसा फील ना हो कि ये किसी और के बॉडी पार्ट्स हैं। ये सुनकर कुनाई उसे अलाउ कर देती है और ग्लेन उसके बॉडी वेसल्स को सही तरीके से स्टिच करना स्टार्ट कर देता है और बताता है कि वो भी फार ईस्ट में ही रहता है। तब कुनाई बताती है कि उसके क्रिएटर ने ऐसा बनाया है कि उसे कभी भी पेन फील ना हो क्योंकि उसके हिसाब से पानी सिर्फ सफरिंग देता है। लेकिन ग्लेन कहता है कि बिना पानी के वो भी सफर कर रही
रही है और एक डॉक्टर होने के नाते उसका काम है उसकी हेल्प करना। जब वो उसके नर्व्स को अटैच कर रहा होता है तब वो कहता है कि सफरिंग सिर्फ उन्हें होती है जो जिंदा होते हैं और तुम भी मेरी तरह एक जिंदा इंसान हो और मेरा काम है तुम्हारी सफरिंग को कम करना। ग्लेन की ये बातें सुनकर कुनाई थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। उसके बाद जब उसका हाथ प्रॉपर्ली अटैच हो जाता है तो वो पहले से काफी बेटर फील करती है, लेकिन जब ग्लेन उसका लेग अटैच करने की बात करता है तो वो थोड़ी सी शर्मा जाती है। दूसरी तरफ एक स्पाइडर टाइप मॉन्स्टर क्लिनिक पर आती है जो कि ग्लेन के लिए गिफ्ट लेकर आई होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ग्लेन वहाँ पर नहीं है तो वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो सेफी से कहती है कि ग्लेन को पब में लेकर आना, लेकिन सेफी मना कर देती है। तब वो मजाक में कहती है कि शायद से ग्लेन किसी और लड़की के साथ बिजी होगा, जिसे सुनकर सेफी इरिटेट हो जाती है। इधर एली में ग्लेन कुनाई के लेग को अटैच कर रहा होता है और कुनाई अजीब सी खुशी वाली आवाजें निकाल रही होती है, लेकिन ग्लेन पूरा प्रोफेशनल रहता है और अपना काम कंप्लीट कर देता है। उसके बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो कुनाई थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और सोचती है कि ग्लेन ने उसके साथ बहुत ही अजीब बिहेव किया और वो बाद में उससे इसका बदला लेगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो ग्लेन को उसके हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है बिना ये जाने कि कुछ बैंडिट्स ग्लेन पर नजर रखे हुए हैं। रात को जब ग्लेन वापस से घर आता है तो वो सेफी को ढूंढने लगता है और तभी सेफी प्राइड के पीछे से आती है और ग्लेन देखता है कि उसके पेट पर एक बम है, जिसे देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है कि क्या वो प्रेग्नेंट हो गई है। फिर हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्लेन और सेफी अलग हो गए थे और उसके बाद ग्लेन मॉन्स्टर के बारे में पढ़ाई करने लगता है। बाद में वो एक मेडिकल स्कूल ज्वाइन करता है जहाँ उसकी फिर से सेफी से मुलाकात हो जाती है जो डॉक्टर टूली के अंडर ट्रेनिंग कर रही होती है। धीरे धीरे वो दोनों फिर से क्लोज हो जाते हैं और आखिर में ग्लेन अपना खुद का क्लिनिक खोलता है जहाँ वो सेफी को अपना असिस्टेंट बना देता है। वापस प्रेजेंट में सेफी जब ग्लेन को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है तो ग्लेन उससे कहता है कि ड्रामा मत करो क्योंकि तुम्हारी स्पीसीज एग देती है। फिर वो चेक करने के लिए पास जाता है कि कहीं उसने ड्रेस के अंदर कुछ छुपाया तो नहीं है। तब सेफी एक बास्केट दिखाती है जिसमें कि एक एग होता है और उसे उसकी फ्रेंड से मिला था, लेकिन बाद में ग्लेन उसे चेक करता है और बताता है कि अभी फर्टिलाइज नहीं है। लेकिन तभी सेफी का ध्यान बाहर खड़े कुछ लोगों पर चला जाता है। कुछ ही सेकंड में वो लोग क्लिनिक के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन सेफी तुरंत एक आदमी को नॉकआउट कर देती है और फिर दोनों बैकडोर से भाग जाते हैं। सेफी कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो कि कुनाई के पीछे पड़े थे और शायद से इन्होंने ग्लेन को उनके प्लान के लिए थ्रेट समझ लिया। वो ये भी कहती कि ये लोग ग्लेन को किडनैप करना चाहते थे, लेकिन फिर वो अपना स्कैरी फेस दिखाती है और कहती कि मैं इन सभी को मार दूंगी। ग्लेन उसे काम होने के लिए कहता है और सजेस्ट करता है कि हमें लेडी स्टिकी को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन तभी कुनाई वहाँ पर आ जाती है और एक बैंडिट को पकड़ कर लाती है और बताती है कि उसने ऑलरेडी इनका काम तमाम कर दिया। फिर पता चलता है कि ये लोग स्लेव ट्रेडर्स हैं जो कि हेरपिस को पकड़कर उनसे जबरदस्ती एग प्रोड्यूस करवाते हैं और उन्हें बेचकर पैसे कमाते हैं। ग्लेन जो एक पकड़े हुए होता है वो कुनाई को दिखाता है और वो कंफर्म करती है कि ये भी उन्हीं की एग में से एक है और वो कहती है कि अगर उन ट्रैफिकर्स को पता चल गया तो वो फिर से ग्लेन के पीछे आ सकते हैं। इसलिए सैफी कहती है कि हमें काउंसिल की प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, लेकिन कुनाई मना कर देती है और तभी एक और बैंडिट उन पर अटैक करने के लिए आता है जिससे कि वो तुरंत खत्म कर देती है। उसके बाद वो ग्लेन और सैफी से कहते हैं कि उनके साथ वाटरवेज तक चले। रास्ते में वो बताती है कि आज रात को इन ट्रैफिकर्स को एक्सपोज करने वाली है। सैफी कहती है कि हम सिविलियंस हैं और हमें गवर्नमेंट के काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन कुनाई कहती है कि आज रात उनके साथ रहना उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन है। उसके बाद वो उन्हें एक बोट पर ले जाती है जहाँ पर लाला और लेडी स्टिकी पहले से ही मौजूद होती है। जब वो लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं तो सैफी पूछती है कि लाला बोट क्यों चला रही है। तब पता चलता है कि लाला ने लेडी स्टिकी के साथ डील की है जिसमें वो उनके कुछ मिशन में हेल्प करेगी और बदले में उसे सेंट्रल हॉल में गेम खेलने का मौका मिलेगा। ये सुनकर ग्लेन कहता है कि तुम एक अजीब सी लड़की का फायदा उठा रहे हो। कुनाई उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन लेडी स्टिकी खुद मान लेती है कि ये बात सच है। फिर कुनाई समझाती है कि लाला इस काम के लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि कोई भी उस पर शक नहीं करेगा और उसे इसके बदले में अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन ग्लेन कहता है कि वो भी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि ऐसे डेंजरस काम करे। तब लाला खुद ग्लेन से कहती है कि आप टेंशन मत लो और अगर सिचुएशन खराब हुई तो मैं तुरंत वहाँ से निकल जाऊंगी। उसकी हिम्मत को देखकर ग्लेन भी मान जाता है और फिर वो सब मिलकर ट्रैफिकर्स के हाइड आउट की तरफ निकलने लगते हैं। रास्ते में कुनाई सभी को प्लान समझाती है कि हाइड आउट के पास पहले से पेट्रोल्स लगा दिए गए हैं और वो लोग फ्रंट से अटैक करेंगे ताकि डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो सके और तब तक उनकी टीम पीछे से अंदर घुस जाएगी। जैसे ही वो लोग हाइड आउट के पास पहुंचते हैं तभी कुछ बैंडिट ब्रिज पर आ जाते हैं और उन पर एरोस चलाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी ताजिलिया, काई और मोरना एक साथ वहाँ पर आ जाती है और वो बैंडिट से फाइट करने लगती है जिससे कि ग्लेन और बाकी लोग वहाँ से निकल पाते हैं। बैंडिट लीडर स्पीच देने लगता है कि मॉन्स्टर और ह्यूमंस कभी भी साथ नहीं रह सकते, लेकिन ताजिलिया उसकी बात को नहीं मानती और उसे सीधा हरा देती है। इधर स्केटी लाला से कहती है कि अब तुम जा सकती हो क्योंकि तुम्हारा काम हो चुका है, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं और ट्रैफिकर्स के मेन लीडर से टकरा जाते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद वो लीडर कुनाई से फाइट करने लगता है और कुनाई स्केटी और बाकी सभी को कहती है कि तुम लोग अंदर जाओ और हाइप्रिस को फ्री करो। लीडर कहता है कि स्केटी बिना प्रोटेक्शन के वीक है, लेकिन कुनाई कहते है कि स्केटी खुद एक रेड बॉस जैसी मॉन्स्टर है। तभी फ्रंट स्टेज पर एक अटैक स्टार्ट हो जाता है और स्केटी आगे का रास्ता क्लियर करने लगती है। आगे जाकर उन्हें एक रूम मिलता है जहाँ पर 3
हार्पिस को बंद करके रखा गया होता है। ग्लेन उनके पास जाता है और उन्हें शांति से समझाता है कि वो उन्हें बचाने के लिए आया है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उन हार्पिस के फेदर्स गिर रहे हैं क्योंकि वो लोग बुरी कंडीशन और स्ट्रेस में रह रहे थे। उसे ये भी पता चलता है कि उनमें से एक हार्पी काफी टाइम से बीमार है। तब ग्लेन तुरंत अपना डॉक्टर वाला काम स्टार्ट कर देता है। चेक करने के बाद वो बताता है कि उसके अंदर एग अटक गया है और उसे निकालना जरूरी है क्योंकि वो बहुत ही पेनफुल होता है। फिर वो उसकी हेल्प करना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी बैंडिट्स वहाँ पर घुस आते हैं। लेकिन सैफी अपनी टेल से उन सभी को रोक लेती है और उनसे फाइट करने लगती है। फाइट के दौरान उसे अपना पास्ट याद आता है जब उसकी मदर ने उससे कहा था कि अगर वो वॉर कंटिन्यू हुआ तो ग्लेन और उसकी फैमिली को मरना पड़ेगा, लेकिन वो सब कभी हुआ ही नहीं। और वो सोचने लगती है कि अगर ऐसा होता तो क्या सच में ग्लेन को हर्ट कर पाती। तभी एक बैंडिट उसे पॉइजन डैगर से अटैक कर देता है जिससे कि वो गिर जाती है। गिरने से पहले वो ग्लेन को देखती है जो कि अभी भी हार्पी की हेल्प कर रहा होता है और उसकी तारीफ करती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को काउंसिल के रूम में पाती है जहाँ पर ग्लेन उसके पास होता है। ग्लेन उसे बताता है कि वो पॉइजन सिर्फ उसे सुलाने के लिए था क्योंकि वो एक लामिया है और उसे पता था कि वो सेफ रहेगी, इसलिए उसने तुरंत उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। ये सुनकर सैफी थोड़ी सी स्माइल करती है। फिर ग्लेन बताता है कि सब ट्रैफिकर्स पकड़े जा चुके हैं और सारी हार्पी सब सेफ है। लेकिन सैफी अपने पास्ट को याद करके गिल्ट फील करती है और ग्लेन को बताती है कि वो एक असासिन फैमिली से बिलोंग करती है। ग्लेन कहता है कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी क्योंकि मेरे फादर ने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ पता कर लिया। ये सुनकर सैफी बहुत ही शौक हो जाती है। फिर ग्लेन बताता है कि उसकी फैमिली ने भी सेम प्लान बनाया था कि जरूरत पड़ने पर वो सैफी को मार देंगे और एक बार तो उनके सर्वेंट ने बिना बताए उनके कहने पर पॉइजन भी दे दिया था। ये वही मोमेंट होता है जब ग्लेन को पहली बार मेडिसिन में इंटरेस्ट आता है और उसे ठीक करने के लिए अपनी तरफ से सब कुछ करने लगता है। ये बात सुनते ही सैफी का मूड थोड़ा सा हल्का हो जाता है और वो तुरंत ग्लेन को बेड पर गिरा देती है जैसे वो उसे कुछ दिखाना चाहती हो। लेकिन जैसे सीन थोड़ा सा इंटेंस होने वाला होता है कि तभी अचानक से सैफी दोबारा से गिर जाती है। तब ग्लेन उसे बताता है कि उसके बॉडी के अंदर भी वही पॉइजन बाकी है जिस वजह से वो वीक हो रही है। और ये सुनने के बाद सैफी चुपचाप ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है। जब ग्लेन उसे रेस्ट करने के लिए कहता है तब सैफी उससे कहती है कि वो उसकी टेल पकड़ ले ताकि उसे सेफ फील हो सके। कुछ दिनों के बाद ग्लेन और सैफी एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का यूज करके हार्पिस के विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं जहां उन्हें टूली ने भेजा होता है ताकि वो वहां के हार्पिस का हाल चाल चेक कर सके। सैफी थोड़ी सी इरिटेटेड हो जाती है क्योंकि उन्हें अपना शॉप बंद करके आना पड़ा, लेकिन ग्लेन भी मानता है कि वो इस बात से थोड़ा सा सरप्राइज है और साथ ही वो हार्पी के बारे में और जानना चाहता है। सैफी को पता चलता है कि उस हार्पी को वापस उसके विलेज भेज दिया गया है, लेकिन उसकी कोई फैमिली नहीं है और वो अच्छे से फ्लाई भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके काफी फेदर्स गिर चुके हैं। तभी रास्ते में उनकी कैरेज रुक जाती है क्योंकि टवाजली इतनी लंबी जर्नी की वजह से थक चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो रुकना नहीं चाहती क्योंकि उसकी सोच कुछ और ही अलग चल रही होती है। उसके बाद जैसे ही वो लोग एक रॉकी एरिया में पहुंच रहे होते हैं तभी अचानक से लैंडस्लाइड हो जाती है, लेकिन काई और मोरना तुरंत जेलिया को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ग्लेन और सैफी भी तुरंत बाहर आ जाते हैं देखने के लिए कि क्या सब ठीक है या नहीं। और जब वो चेक करते हैं तो तजालिया और लोना तो ठीक होती है, लेकिन काई को चोट लग चुकी होती है। ग्लेन तुरंत उसका चेकअप करता है और पता चलता है कि उसकी लेग में फ्रैक्चर आ गया है। ये देखकर तजालिया इमोशनल हो जाती है और खुद को इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ मेल हार्पिस आ जाते हैं जो कि उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं और जब वो देखते हैं कि काई इंजर्ड है तो उसे उठाकर विलेज की तरफ लेकर जाने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर तक ट्रेवल करने के बाद सब लोग सेफली विलेज पहुंच जाते हैं और जब सैफी को ठंड लगती है तो ग्लेन उसे अपना कोट दे देता है जिससे कि सैफी थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर एक अजीब सा डॉर्फ हार्पी आता है जो कि अपने आप को विलेज चीफ बताता है। वो उन्हें बताता है कि काई को गेस्ट हाउस में लेकर जाया गया है। उसके बाद टाली चीफ के साथ रुककर कुछ काम करने की बात करती है और ग्लेन सीधा काई को देखने के लिए चला जाता है। वहाँ पहुंचकर ग्लेन को रिलीफ मिलता है क्योंकि काई की लेग फ्रैक्चर नहीं बल्कि सिर्फ स्प्लिन होती है और वो उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। काई फिर भी तजालिया की हेल्प करना चाहती है, लेकिन वो खड़ी भी नहीं हो पाती है तो लोरना उसे प्रॉमिस करती है कि जब तक वो ठीक नहीं है तब तक उसका काम कर लेगी। उसके बाद ग्लेन विलेज में ही अपना टेम्पररी सेटअप बना लेता है और धीरे धीरे वहाँ के हार्पिस उसके साथ ट्रीटमेंट करने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी क्लीनिंग के बाहर एक लंबी लाइन लग जाती है। कुछ देर के बाद वो फीमेल हार्पिस जिनकी हेल्प ग्लेन ने की थी वो खुद विंडो पर आकर उसका थैंक यू बोलती है। ये देखकर सैफी थोड़ी जेलस हो जाती है क्योंकि अब उसे इतना अटेंशन नहीं दे रही होती है, लेकिन ग्लेन नोटिस करता है कि सैफी वहाँ पर नहीं होती क्योंकि वो उससे मिलना नहीं चाहती। उसके बाद ग्लेन थोड़ा सा वॉक करने के लिए निकलता है और उसे रिवर के पास लोरना अकेली खड़ी मिलती है। जब वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो लोरना बताती है कि वो सोचते सोचते यहाँ पर आ गए कि गलती से तजालिया से अलग ना हो जाए। फिर लोरना ग्लेन से पूछती है काई अब कैसी है तो ग्लेन बताता है कि वो अभी रेस्ट कर रही है। फिर वो लोरना से पूछते है कि तुम दोनों का रिलेशन क्या
है। तो लोर्ना बताती है कि वो दोनों वॉर ऑर्फेन्स हैं और बचपन से ही उन्हें अटेंडेंस बनाने के लिए ट्रेन किया गया था और बाद में लेडी तजालिया ने उन्हें अपने पास रख लिया। तभी अचानक से तजालिया वहाँ पर आ जाती है और वो थोड़ी सी टेंशन में लोर्ना से कहती है कि तुम आज पूरे दिन अजीब बिहेव कर रही हो, लेकिन लोर्ना उस बात को इग्नोर कर देती है। रात के टाइम पर तजालिया गिलेन के पास आती है और उसे बताती है कि जब से वो लोग इस विलेज में आए थे तब से लोर्ना का बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और ये भी बताती है कि जब वो विलेज चीफ से मिलने के लिए आए थे तब भी लोर्ना रैंडम बातें करने लगी थी। ये सुनने के बाद सैफी पूछती है कि आखिर मीटिंग में क्या हुआ था। तो तजालिया बताती है कि वो अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है और हार्पिस को हायर करना चाहती है ताकि वो फास्ट डिलीवरी कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके दोनों अटेंडेंट्स अभी काम के लायक नहीं है, इसलिए वो गिलेन से कहती है कि तुम लोर्ना का भी चेकअप करो। लेकिन गिलेन कहता है कि थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि हो सकता है कि वो बस काई की चिंता में स्ट्रेस्ड हो। पर तजालिया काफी टेंशन में होती है क्योंकि अपने अटेंडेंस के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए वो गिलेन और सैफी को ब्राइब देने के लिए 10 बोतल बेस्ट वाइन दे देती है। सैफी तुरंत मान जाती है और जब तजालिया कहती है कि उसके अटेंडेंस उसके लिए सिस्टर जैसी है तो गिलेन भी फाइनली हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। उस रात गिलेन सोचता है कि वो लोर्ना की हेल्प कैसे करे, क्योंकि असली प्रॉब्लम तो ये है कि वो काई की इंजरी को लेकर बहुत ही स्ट्रेस है। तभी सैफी उसे बताती है कि सेंचर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। और ये सुनने के बाद गिलेन डिसाइड करता है कि वो खुद लोर्ना को ट्रेन करेगा। अगले दिन वो लोर्ना की आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वो अकेली अपने थॉट्स के साथ रह सके और उसका माइंड थोड़ा सा काम होने लगता है। उसके बाद गिलेन उसे रोप से बांधकर धीरे धीरे खींचता है जिससे कि उसका बॉडी बैलेंस और पोस्चर ठीक हो सके। ये सब देखकर तजालिया थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि ये कैसा डॉक्टर है, लेकिन एक्चुअली गिलेन सिर्फ उसकी बॉडी को प्रॉपर्ली अलाइन कर रहा होता है। और इस प्रोसेस के बाद लोर्ना काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील करती है। सैफी को गिलेन का ये मेथड काफी अजीब लगता है, लेकिन गिलेन बताता है कि ये मेथड इसलिए काम कर रहा है क्योंकि लोर्ना अपने असली नेचर में रहना पसंद करती है और अब वो फाइनली खुद जैसी है वैसी बिहेव कर रही है। ये देखकर तजालिया इमोशनल हो जाती है और लोर्ना को हक करके कहती है कि वो दोनों उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो सिर्फ उनकी खुशी चाहती है। फिर सैफी गिलेन से पूछती है कि क्या लोर्ना अभी तक तजालिया की हेल्प कर पाएगी या नहीं, लेकिन लोर्ना तुरंत कहती है कि उनकी लेडी के लिए कुछ भी करेगी। उसके बाद लोर्ना काई से मिलती है और काई उसे देखकर पूछती है कि तुम इतनी बंधी हुई क्यों हो, जिस पर लोर्ना थोड़ा सा नोटिस स्माइल के साथ कहती है कि ये सब उस डॉक्टर की वजह से। ये सुनते ही काई थोड़ा सा अजीब बिहेव करने लगती है और गिलेन को टीज करते हुए बोलती है कि वो उसे ऐसी चीजें पे करेगी जो पैसे से नहीं मिल सकती। इससे पहले गिलेन कुछ समझ पाता दोनों लड़कियां उसे पकड़ लेती है और अपने कल्चर के बारे में बताती है कि वहाँ अटेंडेंस हस्बैंड और वाइफ के बीच शेयर किए जाते हैं। वो गिलेन को तजालिया से शादी करने के लिए फोर्स करने लगती है ताकि वो भी उनके साथ रह सके और उसे कन्विंस करने के लिए उसे टीज भी करती है। लेकिन गिलेन अटेंशन को देखकर वहाँ से भाग जाता है और दोनों लड़कियां उससे कहती है कि वो उसकी शादी जरूर करवाएगी। कुछ दिनों के बाद गिलेन के ट्रीटमेंट की वजह से काय बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब बस इली का चेकअप करना बाकी होता है और गिलेन से मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन वो गिलेन सोचता है कि शायद से उसने कुछ गलती की है, लेकिन तजालिया उससे कहती है कि इली उससे नहीं बल्कि उससे मिलना चाहती है। थोड़ी देर के बाद वो लोग इली के केबिन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर गिलेन डोर को नॉक करके अंदर जाता है और देखता है कि पूरा फ्लोर उसके फेदर से भरा हुआ है। इली रूम के कोने में छुप कर बैठी होती है जबकि बाकी लोग जगह को क्लीन करने लगते हैं और गिलेन उससे बात करने की कोशिश करता है। शुरू में इली थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाती है, लेकिन धीरे धीरे गिलेन उससे हैंडल कर लेता है और अपने फेदर्स को चेक करने लगता है। गिलेन नोटिस करता है कि उसके फेदर्स का कलर पहले जैसा ब्राइट नहीं है और उनकी लेंथ भी काफी अच्छी है, जिससे पता चलता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेयर है। जब गिलेन उसके फेदर्स को टच करता है तो इली को काफी दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो टॉलरेट करती है। जब गिलेन एक फेदर निकालता है उसके बाद गिलेन उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए उसे टच करता है, जिससे इली थोड़ी सी शॉक हो जाती है। लेकिन गिलेन उसे समझाता है कि वो सिर्फ चेकअप कर रहा है। जब चेकअप कंप्लीट होता है तो गिलेन बताता है कि इली को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ मोल्टिंग प्रोसेस से गुजर रही थी। और इतना सुनते ही सभी को समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं है। जब एलन सभी को शेडिंग के बारे में समझा रहा होता है तभी इली जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जब भी मैं पहले मोल्ट होती थी तब मैं आराम से फ्लाई कर पाती थी। ये सुनने के बाद गिलेन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जमीन पर पैर पटकने लगती है और सबको वहाँ से चले जाने को बोलती है। फिर गिलेन एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इली अपना कंट्रोल खो देती है और उस पर अटैक कर देती है। तभी तजालिया बीच में आकर उस अटैक को रोक देती है। इसके बाद तजालिया इली से माफी मांगने को कहती है, लेकिन इली बिना कुछ बोले गुस्से में कैबिन से बाहर चली जाती है, जिससे सब लोग उसके लिए बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तब गिलेन कहता है कि हमें उसके पीछे जाना चाहिए क्योंकि वो दिखने से भी ज्यादा स्टूपिड है, लेकिन टोलिया उसे रोक देती है और कहती है कि उसे हैंडल करने दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोलिया नदी के पास इली को ढूंढ लेती है और जैसे ही उसके पास जाती है इली उससे कहती है कि उसकी बहुत ही बड़ी फैन है और उसके अरेना के सभी मैचेस देखती है। इली ये भी बताती है कि वो भी उसी की तरह कूल फाइटर बनना चाहती है, लेकिन टोजालिया उसे समझाती है कि अरेना उस जैसे बच्चों के लिए नहीं है। ये सुनने के बाद इली कहती है कि वो स्लम्स में बड़ी हुई है और उसे लड़ना आता है, लेकिन टोजेलिया उसे बताती है कि अरेना में सिर्फ लड़ना ही सब कुछ नहीं होता
था, लेकिन इली उसकी बात को नहीं सुनती और एक लकड़ी उठाकर उसे फाइट करने को चैलेंज कर देती है। तब टोजालिया उसे डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट के बारे में समझाती है, जो कि इली के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और फिर दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद हमें टोजालिया दिखाई देती है, जो कि गिलेन से अपना ट्रीटमेंट करवा रही होती है, और पता चलता है कि उसने इली को बुरी तरीके से हरा दिया, लेकिन इली ने भी उसके फेस पर एक हिट को मार दिया। तब सेफी उससे पूछती है कि तुम्हें उसे लड़ने की क्या जरूरत थी, जिस पर टोजालिया कहती कि वो इली का गिलेन के साथ बदतमीजी करना बर्दाश्त नहीं कर सकती, जबकि गिलेन उसकी हेल्प कर रहा था। ये सुनने के बाद सेफी कहती कि वो समझ सकती है और वो इली को सजा देने का तरीका सोच रही थी, लेकिन गिलेन उससे शांत रहने को कहता है क्योंकि उन्हें इली की हेल्प करनी है। उसके बाद टोजालिया बताती कि फाइट के बाद उसने इली से कहा था कि वो फाइटर बनना छोड़ दे और इससे पीसफुल गांव में रहने लगे। उसके बाद टोजालिया बताती कि फाइट के बाद उसने इली से कहा था कि वो फाइटर बनना छोड़ दे और इस पीसफुल विलेज में रहने लगे, लेकिन इली ने मना कर दिया और कहा कि वो यहाँ से बिलोंग नहीं करती। और तब टोजालिया को समझ में आता है कि इली किसी अंदर के प्रॉब्लम से जूझ रही है। इसके बाद वो गिलेन को इली का एक और फेदर देती है, जो कि फाइट के दौरान गिर गया था, और गिलेन तुरंत समझ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। अगले दिन टोजालिया पूरे गांव में घूमकर इली जैसे फेदर्स कलेक्ट करती है, ताकि गिलेन उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके और इली को अपनी जगह मिल सके। तभी जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तब सेफी अचानक से एक बास्केट भरकर फेदर ले आती है, जो उसने गाँव से कलेक्ट किए होते हैं, और वो थोड़ी जेलस भी लग रही होती है, क्योंकि गिलेन किसी और मोस्टर गर्ल के करीब आ रहा होता है। फिर जैसे ही सेफी वहाँ से जाने लगती है, तब टोजालिया गिलेन से कहती है कि उसे सेफी पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और तब गिलेन को भी ये बात समझ में आ जाता है जब वो सेफी को चीखते हुए सुनता है। तभी एक विलेजर आकर उन्हें बताता है कि इली गांव छोड़कर चली गई है। ये सुनते ही गिलेन तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उस रात हमें इली दिखाई देती है, जो कि एक पेड़ पर खड़ी होती है और याद करती है कि जब वो फ्लाई करती थी तब वो कितना फ्री फील करती थी, लेकिन अपने मोल्टिंग की वजह से वो खुद को बंद सा महसूस कर रही थी और वो उड़ भी नहीं पा रही होती। उसे टोजालिया की बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि तुम हमेशा नहीं उड़ सकती, एक न एक दिन तुम्हें नीचे आना ही पड़ेगा। और ये सब सोचकर इली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो एक्चुअली बिलोंग कहाँ करती है। दूसरी तरफ गिलेन और बाकी सभी लोग उसे हर जगह पर ढूंढ रहे होते हैं। तभी सेफी अपनी एबिलिटी का यूज करके इली को सपोर्ट करती है। जैसे ही वो सभी उसके पास पहुँचते हैं, तब इली फिर से गुस्सा हो जाती है और गिलेन से पूछती है कि तुम मेरे फेदर्स को ऐसे क्यों कलेक्ट कर रहे हो, जैसे कोई अजीब इंसान हो। इस पर गिलेन उसे समझाता है कि वो ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ उसकी कंडीशन को समझने के लिए उन फेदर्स का यूज कर रहा है। फिर वो इली को समझाता है कि इस बार का मोल्टिंग उसके पहले वाले मोल्टिंग से अलग है, क्योंकि अब अपने अडल्ट फेदर्स को ग्रो कर रही है, और असल में इली के अंदर फोनिक्स का ब्लड है, और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके फेरी विंग्स आ जाएंगे, जिनकी मदद से वो पहले से भी ज्यादा ऊपर तक उड़ जाएगी। ये सब सुनने के बाद इली थोड़ी सी हैरान हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब डॉक्टर टूली का प्लान था, जो कि गिलेन को टेस्ट करना चाहती थी, क्योंकि इस बार पेशेंट्स को सिर्फ मेडिकली नहीं बल्कि इमोशनल हेल्प की भी जरूरत थी। कुछ दिन के बाद इली के फोनिक्स विंग्स डेवलप होने लगते हैं, और वो खुशी खुशी गिलेन को अपने नई विंग्स दिखाती है। तब गिलेन उससे पूछता है कि तुम पहले मेरे सामने इतनी हेजिटेंट क्यों थी। इस पर इली बताती कि वो इसलिए शर्मा रही थी क्योंकि गिलेन ने उसे एक्स देते हुए देख लिया था। ये बोलकर वो शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है और अपने नई विंग्स अपने दोस्तों को दिखाने चली जाती है। तब गिलेन कहता है कि उसने इली के लिए कुछ खास नहीं किया, लेकिन सेफी कहती कि ऐसा नहीं है, क्योंकि गिलेन की काइंडनेस ने उसे इली को उसका मुश्किल टाइम से बाहर निकालने में हेल्प की है। तभी वो इली को आसमान में ऊंचा उड़ते हुए देखते हैं और उसका एक फेदर उड़कर गिलेन के हाथ में आ जाता है, लेकिन वो तुरंत उसे छोड़ देता है क्योंकि वो बहुत ही गर्म होता है। फिर वो समझ जाता है कि इली के अंदर फोनिक्स की पावर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद उसी दिन गिलेन हार्पिस को नहलाने का सही तरीका सिखा रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही गंदे स्मेल कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें सिखाता है, तब सब लड़कियां उसके पास आ जाती है और उसे ही नहलाने को बोलने लगती है। ये देखकर गिलेन वहाँ से भाग जाता है और क्लिनिक में आ जाता है। तब सेफी उससे कहती है कि अब वो लोग लिंडवॉर्म वापस जा सकते हैं, और गिलेन भी कहता है कि हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि सिटी में उसके पेशेंट्स उसका इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक से इली विंडो से उड़ते हुए अंदर आती है और उसकी हालत को देखकर लग रहा होता है कि जैसे किसी चिपचिपी जाल में फंस गई थी। वो बताती है कि जंगल में फ्लाई करते वक्त वो किसी चीज में उलझ गई थी। ये सुनने के बाद गिलेन उस व्हाइट सब्सटेंस को चेक करता है और समझ जाता है कि ये एक अराकन का सिल्क है, जो कि एक ऐसा मोस्टर होता है जिसके नीचे का हिस्सा स्पाइडर जैसा होता है। इसके बाद गिलेन इली को कहता है कि वो स्प्रिंग में जाकर नहा ले, क्योंकि गर्म पानी से ये सब इजीली हट जाएगा। ये सुनते ही इली तुरंत वहाँ से उड़कर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो वापस आती है और गिलेन से पूछती है कि क्या उसके साथ चलना चाहेगा, लेकिन तभी सेफी उसे सीधा मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने को बोल देती है। फिर सेफी गिलेन से कहती है कि उसे ऐसे अजीब तरीके से स्माइल मत करो, जिस पर गिलेन थोड़ा सा घबरा कर कहता है कि वो बस खुश है कि इली ठीक है। कुछ ही देर के बाद और भी हार्पिस वहाँ पर आ जाती है और अभी वैसे चिपचिपे सब्सटेंस में फंसे होते हैं और गिलेन से हेल्प मांगते हैं। गिलेन उन्हें बताता है कि गर्म पानी से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये भी सोचने लगता है कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है। उसके बाद वो सेफी के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है ताकि उस अरान को ढूंढ सके। जंगल में जाते वक्त गिलेन थकने लगता है और सेफी उसकी हेल्प करती है उसे उड़ने में। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं, उन्हें
बाहर चैन के होने का निशान मिलता है और उस वेब के टेल को फॉलो करने लगते हैं। रास्ते में सैफी उसे वार्न करती है कि आर्कन ट्रैप्स बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए संभल कर चलें। लेकिन ग्लेन कहता है कि वो ठीक रहेगा। तभी अचानक से वो एक ट्रैप में फंस जाता है और सैफी समझ जाती है कि अरकान को इसका पता चल गया होगा। कुछ ही सेकंड में एक स्पाइडर गर्ल वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर सैफी तुरंत पहचान जाती है और उसका नाम अरियाना होता है। अरानिया सैफी से पूछती है कि वो इतनी अंदर पहाड़ों में क्या कर रही है और फिर उसे पता चलता है कि वो दोनों विलेज के हार्पिस का ट्रीटमेंट करने आए हैं। इसके बाद अरानिया ग्लेन के पास आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो सैफी की बेस्ट फ्रेंड है। सैफी भी बताती है कि वो अक्सर अरियाना के सिल्क के कपड़े बनवाती थी, इसलिए वो दोनों काफी क्लोज हैं। ग्लेन को ये भी पता चलता है कि अरानिया एक फेमस क्लोथिंग ब्रांड की लीड डिजाइनर है और सैफी के सब कपड़े उसने ही डिजाइन किए। जब ग्लेन अपना इंट्रोडक्शन देता है तब अरानिया कहती है कि उसने सैफी से उसके बारे में पहले ही काफी कुछ सुन रखा है। फिर ग्लेन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर अरानिया बताती है कि वो एक ऐसी हार्पी को ढूंढ रही है जिसके पास फोनिक्स फेदर हो, क्योंकि उसका मानना है कि फोनिक्स विंग्स हर बार उड़ने पर अपना कलर छोड़ देते हैं और उस फेदर को अपने डिजाइन में यूज करना चाहती है। वो ये भी बताती है कि उसने जंगल में हर जगह पर ट्रैप्स लगाए हैं ताकि वो हार्पी को पकड़ सके। लेकिन ग्लेन और सैफी उसे बताते हैं कि वो जिसे ढूंढ रही है वो विलेज में ही रहती है। ये सुनते ही अरानिया चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने इतनी मेहनत बेकार में कर दी। उसके बाद वो सब अरानिया को विलेज ले जाते हैं और वो तुरंत इली के पीछे पड़ जाती है और उसे अकेला छोड़ने को बोलती है। दूसरी तरफ हमें तजालिया दिखाई देती है जो कि जंगल में प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी इली अचानक उसके पास से तेज स्पीड में उड़कर निकल जाती है क्योंकि अरानिया उसका पीछा कर रही होती है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्लेन और सैफी नदी के पास बैठे होते हैं। तभी तजालिया वहाँ पर आती है और पूरी तरीके से अरानिया के वेब में लिपटी होती है। वो गुस्से में कंप्लेन करती है कि उस पर एक मोस्टर ने अटैक कर दिया। ये सुनने के बाद सैफी कहती है कि वो मोस्टर उसकी बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर तजालिया उससे आर्ग्यू करने लगती है। लेकिन सैफी उसे समझाती है कि अरानिया एक अच्छी लड़की है, बस कभी कभी थोड़ी सी रेकलेस हो जाती है। इस पर तजालिया कहती है कि वो डेंजरस है और तब ग्लेन दोनों को शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन सैफी अपनी फ्रेंड के लिए ऑफेंड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तजालिया ग्लेन से कहती है कि शायद से सैफी ठीक फील नहीं कर पा रही है। तब ग्लेन बताता है कि कोल्ड ब्लडेड मोस्टर ठंडी टेम्परेचर को इजीली हैंडल नहीं कर पाते। तजालिया ये भी नोटिस करती है कि सैफी वहाँ पर बहुत ही मेहनत कर रही होती है और ग्लेन को वो थोड़ा डांट भी देती है कि तुम अपने सबसे क्लोज इंसान पर ध्यान नहीं दे रहे हो। उस रात ग्लेन सैफी से कहता है कि उसे थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि काई और लोरना ने उसे हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स करने के लिए इनवाइट किया है। पहले सैफी थोड़ी सी हेजिटेट होती है, लेकिन जब ग्लेन कहता है कि इसे मेरा गिफ्ट समझकर एक्सेप्ट करो, वो मान जाती है। अगले दिन जब लड़की हॉट स्प्रिंग में एंजॉय कर रही होती है तब ग्लेन अपने क्लिनिक में होता है। तभी अरानिया वहाँ पर आती है और कहती है कि उसका हेड हल्का लग रहा है और उसे जॉइंट्स भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये सुनने के बाद ग्लेन उसका चेकअप करता है और देखता है कि उसे फीवर तो नहीं है। फिर वो उसका माउथ ओपन करने को कहता है ताकि वो चेक कर सके कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जब कोई इन्फेक्शन नहीं मिलता तब ग्लेन कंक्लूड करता है कि अरियाना को कोल्ड हो गया है और वो उसके लिए मेडिसिन लिखने लगता है। इस दौरान अरानिया उसे लगातार देख रही होती है और जब ग्लेन पूछते है कि क्या हुआ तो वो कहती है कि बस उसे एडमायर कर रही है। वो कहती है कि सैफी हमेशा उस डॉक्टर के बारे में बात करती थी जिसके साथ वो काम करती है और अब उसे सामने देखकर उसे समझ में आ गया कि सैफी उसे इतना पसंद क्यों करती है। इसके बाद अरानिया वॉक पर जाने का डिसाइड करती है और ग्लेन के मना करने के बाद भी वो रेस्ट नहीं करती। आखिर में ग्लेन भी उसके साथ चला जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि अरानिया ठीक है तो वो वापस से जाने लगता है। लेकिन तभी वो अरानिया के ट्रैप में फंस जाता है और उल्टा लटक जाता है। तब अरानिया बताती है कि उसने ये ट्रैप इसलिए लगाए थे ताकि उसे जाने ना दे सके। वो ये भी रिवील करती है कि वो बीमार होने का नाटक कर रही थी और अब उसके साथ थोड़ा सा फन करना चाहती है। वो कहती है कि वो ये जानना चाहती है कि सैफी उसे इतना क्यों पसंद करती है। लेकिन जैसे वो ग्लेन के पास आने वाली होती है तभी तजालिया वहाँ पर आ जाती है और उसे बचा लेती है। उसके बाद तजालिया अरानिया को डांटती है क्योंकि वो सेल्फिश बिहेव कर रही है। लेकिन अरानिया कहती है कि तजालिया भी उसी की तरह है क्योंकि वो भी ग्लेन को अपने फैमिली बिजनेस के लिए चाहती है। इस पर तजालिया मान लेती है कि वो ग्लेन को पसंद करती है, लेकिन वो कभी अपने फायदे के लिए उसका यूज नहीं करेगी। लेकिन अरानिया फिर भी तजालिया को चिढ़ाने लगती है और उसकी बातों से उसे और गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तजालिया ये प्रूफ करना चाहती है कि उसका ग्लेन के लिए प्यार बिल्कुल सच्चा है। वहीं ग्लेन सोच रहा होता है कि वो इन दिनों कैसे रोके। तभी अचानक से सैफी वहाँ पर आ जाती है और दोनों को डांटती है कि तुम लोग ग्लेन का यूज करने की कोशिश कर रहे हो। ग्लेन नोटिस करता है कि सैफी की आंखें लाल हो गई है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में सैफी ग्लेन को इतना टाइट पकड़ लेती है कि वो बेहोश हो जाता है। उस रात ग्लेन सैफी के साथ बैठा होता है और उसे अपने प्यार का इजहार करती है। ये सुनकर ग्लेन और भी शौक हो जाता है। सैफी एक और ड्रिंक पी लेती है और कहती है कि सब लोग तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो ना दूं। ग्लेन शांत होकर उसकी बात को सुनता है और फिर कहता है कि चाहे कोई भी मुझे पाने की कोशिश करे, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करूंगा। और ये सुनकर सैफी शर्म से लाल हो जाती है। लेकिन तभी उसका मोमेंट टूट जाता है जब उन्हें जमीन हिलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत बाहर जाते हैं जहाँ पर विलेज चीफ बताता है कि कई सालों पहले उनके गांव पर एक इविल जायंट गिगांस ने अटैक कर दिया था, लेकिन एक भगवान ने उन्हें सील कर दिया। पर अब लग रहा है कि
वो सील टूट चुकी है, क्योंकि स्काउट्स ने एक बड़े क्रिएचर को उनकी तरफ आते हुए देखा है। कुछ ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और सब सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। जैसे जैसे जमीन हिलना बढ़ता है, लोग पैनिक होने लगते हैं। तभी तेजालिया आगे बढ़ती है और सभी को शांत होने की कोशिश करती है। वो इली से कहती है कि वो लेडी स्केटी को इन्फॉर्म करे, क्योंकि वो सबसे बेस्ट फ्लायर है। फिर वो उन सब विलेजर्स को कहती है कि जो फ्लाई कर सकते हैं वो जल्दी से लिंगडोन की तरफ निकल जाए और अपने लोगों को कैरेज रेडी करने को बोल देती है। वो अरानिया से भी कहती है कि वो भी अपने सिल्क का यूज करके सबका सामान पैक करने में हेल्प करें। सब लोग उसे देखकर बहुत ही हैरान होते हैं कि वो सिचुएशन को कितनी अच्छी तरीके से हैंडल कर रही है। उसके बाद तेजालिया ग्लेन से कहती है कि उन हार्पिस का ध्यान रखे जो कि फ्लाई नहीं कर सकती, और फिर सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। जब अरानिया अपना सामान को पैक कर रही होती है, तब ग्लेन अपनी क्लिनिक में जाता है ताकि वो लास्ट पेशेंट को चेक कर सके। जब वो अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी फिर से जमीन हिलने लगती है, लेकिन सैफी उसके सेल्फ पर रखे हुए सारे बोतल को संभाल लेती है। उसके बाद ग्लेन बाहर आता है और देखता है कि सब लोग वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तेजालिया कहीं दिखाई पर नहीं देती। सैफी भी कहती कि उसने तेजालिया को कहीं नहीं देखा। तब दोनों सोचने लगते हैं कि क्या वो अकेले ही गिगास का सामना करने चली गई। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तेजालिया सच में उस जायंट का सामना करने के लिए जा रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि किसी न किसी को पीछे रुकना पड़ेगा ताकि बाकी लोग सेफ निकल सके, और वो खुद को इस काम के लिए सबसे सही मानती है। और हमें दिखाया जाता है कि तेजालिया को पता चलता है कि उसके पास बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि अगर वो किसी मिरेकल से बच गई तो वो ग्लेन को प्रोसेस करेगी। तभी अचानक से सैफी वहाँ पर आ जाती है और उसे डांटने लगती है कि तुम बिल्कुल इडियट हो, लेकिन तेजालिया कहती है कि दूसरे को प्रोटेक्ट करना उसका फर्ज है। इस दौरान सैफी नोटिस करती है कि तेजालिया के कान कांप रहे हैं। इससे ये साफ पता चल रहा होता है कि वो अंदर से काफी डरी हुई है। कुछ ही देर के बाद ग्लेन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि वो अपने किसी पेशेंट को ऐसे खतरे में नहीं देख सकता जब वो खुद कुछ ना करे, लेकिन फिर भी तेजालिया मना कर देती है और वो कहती है कि वो वापस नहीं जाएगी, क्योंकि किसी न किसी को यहाँ पर रुककर जायंट को रोकना होगा। तब सैफी कहती कि वो लोग उसे रोकने नहीं बल्कि उसकी हेल्प करने आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। इस बात पर दोनों फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं, लेकिन ग्लेन उसे शांत करता है और कहता है कि उसके पास एक प्लान है। वो बताता है कि वो जायंट को समझाकर विलेज तक आने से रोकने की कोशिश करेगा। सैफी कहती है कि वो भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि वो भी उतनी ही जिद्दी है। तेजालिया ग्लेन की बात से प्रॉमिस कर रही होती है और उसके प्लान को मान लेती है, लेकिन वो कहती है कि अगर बात से काम नहीं बना तो वो जायंट से लड़ने के लिए रेडी है। सैफी भी तैयार होती है और अपने पास एक पॉइजनस डैगर रखती है जो कि जायंट को कम से कम बेहोश कर सके, और उसके बाद तेजालिया उस जायंट को खत्म करेगी। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तब वहाँ पर बर्फ गिरने लगती है और सैफी को ठंड लगने लगती है। तभी वो सब उस ग्रीन हेयर वाली जायंट के सामने आ जाते हैं। ग्लेन बिना डरे उससे कहता है कि विलेज के लोग उसे देखकर डर गए, और वो उससे पूछते हैं कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि वो गुस्सा हो गए। लेकिन तभी वो जायंट अचानक से चीख देती है और ग्लेन हवा में उड़कर सैफी के पास गिरता है। उसके बाद जायंट बताती है कि वो बीमार है और उसे पता चलता है कि गांव में एक डॉक्टर है, इसलिए वो पहाड़ों से नीचे आ गई। दूसरी तरफ इली शेडी स्टेकी के पास जाकर बताती है कि एक जायंट उनके विलेज पर अटैक करने आ रहा है, लेकिन लेडी स्केटी उसे शांत करती है और कहती है कि वो जायंट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसका नाम डियोन है। अगले दिन जब हार्पिस वापिस से अपने गाँव में आ जाते हैं, तब ग्लेन डियोन का चेकअप करता है और उसे अपनी जीभ बाहर निकालने को कहता है। फिर उसका थ्रोट चेक करता है और बताता है कि उसे कोल्ड हो गया है। डियोन कहती है कि वो पिछले 10 साल से बीमार फील कर रही है और ये वही टाइम था जब लिंड्रोम बना था। वो ये भी बताते कि उसकी मुलाकात लेडी स्केटी से 10 साल पहले हुई थी और उसे लगा था कि वो थोड़ा सा रेस्ट करने से ठीक हो जाएगी। उसके बाद ग्लेन उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए जाता है, लेकिन वो गलती से फिसल कर सीधा डियानो के ऊपर गिर जाता है, जहाँ से वो संभलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से फिसल कर और भी नीचे गिरने लगता है। तभी डियानो उसे पकड़कर बाहर निकालती है, लेकिन गलती से वो फिर से छोड़ देती है। बाद में डियानो अपनी मेडिसिन लेती है और हार्पिस से माफी मांगती है कि उसने उन्हें हरा दिया। वो बताती है कि वो जंगल के रास्ते इसलिए नहीं आई क्योंकि वो किसी जानवर को गलती से कुचलना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ सैफी दूर से ये सब देख रही होती है और ग्लेन से पूछती है कि क्या नॉर्मल मेडिसिन उस पर काम करेगी, जिस पर ग्लेन कहता है कि हाँ, क्योंकि वो एक नॉर्मल मॉन्स्टर है, बस उसका साइज थोड़ा बड़ा है। तभी विलेज चीफ वहाँ पर आता है और माफी मांगता है क्योंकि उसने जायंट के बारे में गलत समझा था और असल में वो बहुत ही अच्छी है। इसके बाद ग्लेन सोचता है कि डियानो को दोबारा से विलेज में नहीं आना चाहिए, इसलिए सैफी उसे अराइना के पास ले जाती है जो कि उसके लिए वार्म कपड़े बनाने का ऑफर देती है। कुछ देर के बाद डियानो नए कपड़े पहनती है और बिल्कुल सेंटा क्लॉज जैसा दिखने लगती है। इस तरह उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। इसके बाद सैफी ग्लेन से कहती है कि अब हमें लिंडोन वापस चलना चाहिए और अपना क्लिनिक फिर से ओपन करना चाहिए। कुछ दिन के बाद ग्लेन अपने स्टडी रूम में आता है और तभी इली वहाँ पर आती है और उसे सेंट्रल काउंसिल का एक लेटर देती है। रात को ग्लेन तेजालिया को डिनर करने के लिए बुलाता है और बताता है कि इली अब उसकी कंपनी के साथ काम कर रही है और वो उसके लिए एक इन्विटेशन भी लेकर आई है जो कि मेरो वाटरवेज के सेरेमनी के लिए। ये सुनकर तेजालिया बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि इली अब उसकी टीम का पार्ट है और वो काफी खुश भी है। ग्लेन उससे कहता है कि वो जितना चाहे उतना खा सकती है और साथ ही उसका थैंक यू भी करता है जो उसने विलेजर्स के लिए किया। ये सुनकर तेजालिया थोड़ी सी इमोशनल
इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उसके लिए अपनी जान तक देने को रेडी है, लेकिन अब उसे लग रहा है कि वो सब अननेसेसरी था। तभी सैफी उसका मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन तजालिया उसे चुप रहने को कह देती है। फिर सैफी जेलसी से उसकी तारीफ करती है और कहती कि उसने बहुत ही हिम्मत दिखाई और अगर उसकी जगह होती तो शायद से भाग ही जाती। और ये भी कहती कि उसे तजालिया के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है। लेकिन जब तजालिया उससे पूछती है कि क्या वो गिलेन के साथ प्राइवेट डिनर कर सकती है, तो सैफी सीधा मना कर देती है, क्योंकि वो गिलेन को किसी और के पास नहीं भेजना चाहती। इस बात पर दोनों के बीच में एक फ्रेंडली राइवलरी शुरू हो जाती है। जब गिलेन कहता है कि लगता है कि तुम दोनों अब अच्छे से बात करने लगी हो, तो दोनों तुरंत मना कर देती है और फिर हंसने लगती है। अगले दिन वो सब सेरेमनी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात कुनाई और शैटी से हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाला और अरानिया भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, क्योंकि लाला गाने वाली होती है और अरानिया मरमेड्स के लिए कपड़े डिजाइन कर रही होती है। तब लेडी स्केटी सभी का थैंक यू करती है कि उन्होंने मिलकर ये सब पॉसिबल बनाया, और वो स्पेशली गिलेन का भी शुक्रिया करती है, जिस दौरान गिलेन उसकी गोल्डन टेल को देखकर काफी हैरान रह जाता है। कुछ देर के बाद सेरेमनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर लेडी स्केटी कुछ वर्ड्स बोलती है। वो बताती कि उसने इस सिटी का नाम लिंडवर्म एक पावरफुल ड्रैगन के नाम पर रखा है, जो कि आसमान में उड़ता है। साथ ही उन सब रूमर्स को भी गलत साबित करती है, जिससे कहा जा रहा था कि वो सिटी पर कब्जा करना चाहती है। वो क्लियर करती कि ये जगह ह्यूमंस और मॉन्स्टर दोनों के लिए बहुत ही सेफ पैलेस है। इसके बाद वो सिटी के फ्यूचर के बारे में बातें करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। कुछ घंटों के बाद गुलेन और सैफी रॉयल पैलेस में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब सब लोग लेडी स्केटी के लिए कितना ज्यादा वरीड हैं, क्योंकि वो इस सिटी की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। तब सैफी पूछती है कि हमें अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि सबसे पहले हमने ही उनकी हेल्प की थी। इस पर गिलेन कहता है कि सब ठीक है, क्योंकि डॉक्टर टोली खुद स्केटी का ट्रीटमेंट कर रही है और वो दोनों अब उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। सैफी गिलेन को वार्न करती है कि उसे पागल डॉक्टर से थोड़ा बच कर रहे हैं, लेकिन गिलेन कहता है कि अब टोली को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ देर के बाद वो दोनों डोर को नॉक करते हैं, लेकिन जैसे ही डोर खुलता है टोली तुरंत गिलेन को अंदर खींच लेती है और उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। गिलेन उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन सैफी गुस्सा हो जाती है और टोली से कहती है कि वो एक खराब मेंटोर और गुलेम को छोड़ दे, लेकिन टोली बस मुस्कुराती है और सैफी को रूम से बाहर जाने को बोलती है। इस पर सैफी खुद गुलेम को छुड़ाने की कोशिश करती है। जब वो फेल हो जाती है तब टोली गिलेन को छोड़ देती है और कहती है कि उसे अपने स्टूडेंट्स की याद आ रही थी, लेकिन सैफी सीधा बोल देती है कि हमें तुम्हारी बिल्कुल भी याद नहीं आई। इस बात पर दोनों के बीच में पुरानी राइवलरी फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद टोली सीरियसली उनका थैंक यू करती है कि उन्होंने स्केटी को फर्स्ट एड दिया। तब गिलेन उससे पूछता है कि स्केटी के साथ क्या हुआ। इस पर टोली थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और कहती कि वो सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बता सकती कि स्केटी की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बताते कि स्केटी एक रेयर इलनेस से जूझ रही है, जो कि उसके लिए पूरी बॉडी में फैल चुकी है, और ये एक मिरेकल है कि वो अब तक इतने टाइम से बिना वीकनेस दिखाए सरवाइव कर रही थी। टोली ये भी बताती है कि स्केटी का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, जिससे कभी भी हार्ट फेलियर हो सकता है, और ये भी कहती है कि ड्रैगन्स का ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी को भी झेल लेते हैं, लेकिन इसी वजह से उनकी सफरिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद टोली कहती कि उस जैसे डॉक्टर को अब कोई टेंशन नहीं रही, क्योंकि वो प्रॉब्लम का रूट जानती है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रही, और इसका रीजन ये है कि स्केटी खुद इस सारे टीममेट्स लेने से मना कर रही है। जब सैफी उसे और डिटेल में बताने को कहती है, तब टोली कहती है कि वो ऑलरेडी बहुत ही कुछ बता चुकी है और अब उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए। वापस आते वक्त सैफी कहती है कि टोली के पास काफी काम है, और फिर मजाक में बोलती है कि उसके पास काम होना ज्यादा नॉर्मल है, क्योंकि वो एक ऑक्टोपस है। कुछ देर के बाद हमें गिलेन दिखाई देता है, जो कि कुनाई का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तब कुनाई कंफर्म करती कि लेडी स्केटी के सारे टीममेट्स रिफ्यूज कर दिए गए हैं और वो अपना काम पहले की तरह ही कंटिन्यू करेगी, और ये देखकर कुनाई को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो अपनी लेडी को ऐसे सफर करते हुए नहीं देख सकती। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो कुछ करेगी, चाहे स्केटी के ऑर्डर्स के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। इसके बाद वो गिलेन से रिक्वेस्ट करती कि वो लेडी स्केटी का ट्रीटमेंट करे, चाहे इसके लिए उसे अपनी मेंटोर टोली के अगेंस्ट ही क्यों न जाना पड़े। गिलेन उसे एश्योर करता है कि टोली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और स्केटी को एग्जामिन करने के लिए रेडी हो जाता है, और कुनाई से कहता है कि मीटिंग का अरेंजमेंट कर दो। जब कुनाई कहती है कि हमें स्केटी के चैम्बर में आना होगा, तब सैफी थोड़ा सा अजीब बिहेव करने लगती है, और जब कुनाई कहती है कि चेकअप के लिए स्केटी को प्रॉपर्ली एग्जामिन करना पड़ेगा, तब सैफी और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन गिलेन उसे समझाता है कि ये सब प्रोफेशनल्स है, और सैफी खुद को समझाने लगती है कुछ गलत नहीं होना चाहिए। उस रात कुनाई उन दोनों को पैलेस ले जाती है, लेकिन जब वो स्केटी के चैम्बर के पास पहुँचते हैं, तब वो कहते हैं कि आगे सिर्फ गिलेन ही जा सकता है। जैसे ही गिलेन अंदर जाता है, स्केटी को विंडो के पास खड़ी देखता है। वो उसे पास आने को कहती है ताकि वो उससे बात कर सके। जैसे ही गिलेन पास जाता है, स्केटी पहली बार डायरेक्टली उससे बात करती है, जिससे कि गिलेन के फेस पर स्माइल आ जाता है। गिलेन उसे जेंटली बताता है कि उसका चेकअप करने के लिए आया है, क्योंकि कुनाई ने रिक्वेस्ट की थी। ये सुनकर स्केटी थोड़ी सी सैड हो जाती है कि उसने कुनाई को इतना वोरी कर दिया। वो कहती है कि वो बाद में कुनाई को बता देगी, लेकिन अब जब गिलेन आ ही गया है तो उसे अपना काम करने देगी। इसके बाद वो अपनी जैकेट को खोलती है और गिलेन को एक ब्लू सा बोर्ड दिखाती
आती है जो कि ऐसे धधक रहा होता है जैसे कि फटकने वाला हो। ग्लेन उसे एग्जामाइन करने की परमिशन मांगता है और स्केटी उसे अलाउ कर देती है। फिर वो उसे बताती है कि एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि धीरे धीरे उसके पूरी बॉडी में फैल रहा है और ये एक सेकंड हार्ट की तरह काम कर रहा है। वो कहती है कि शायद ये होना ही था क्योंकि ड्रैगन्स असल में इस दुनिया के नहीं है और जब उनके एंसेस्टर यहाँ पर आए तो उनकी बॉडी में कई चेंजेस हुए थे जिसमें उनका ह्यूमनॉइड फॉर्म भी इंक्लूड था और उस समय के साथ साथ ड्रैगन अपना ओरिजिनल फॉर्म भी खो चुके हैं और स्केटी को लगता है कि ये सब ह्यूमंस और मोस्टर के बीच वॉर की वजह से एक पनिशमेंट है। मीनवाइल हमें ग्लेन को दिखाया जाता है जो कि स्केटी की बातों को इग्नोर करके उसके स्केल्स और टेल्स की एग्जामाइन कर रहा होता है जिससे कि स्केटी खुशी भरी आवाजें निकालने लगती है। वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन जैसे ही ग्लेन उसके विंग्स को टच करता है तो उसके पैर कमजोर पड़ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी अचानक कुनाई और सैफी वहाँ पर आ जाते हैं और ये समझ पाते हैं कि ग्लेन स्केटी को किसी और चीज से इंजेक्ट करने वाला है, इसलिए वो उसको रोकने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन स्केटी उन्हें बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और अब वो रेस्ट करना चाहती है जिससे कि ग्लेन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन ग्लेन टूली के पास आ जाता है और उससे स्केटी की सर्जरी में हेल्प मांगता है लेकिन टूली गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो पहले भी कई बार स्केटी की मदद करने की कोशिश कर चुकी है पर स्केटी हर बार सिर्फ मरना चाहती है और ये बात सुनकर टूली काफी इमोशनल हो जाती है और वो फिर ग्लेन का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि क्या तुम उसे समझा सकते हो, जिस पर ग्लेन उससे कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा और फिर टूली बताती है कि सिर्फ उन 3 लोगों से ये काम पॉसिबल नहीं है, उन्हें एक और इंसान की जरूरत होगी जो कि स्टिचिंग में एक्सपर्ट हो। ये सुनने के बाद ग्लेन अरानिया के पास आ जाता है और उसे मदद करने के लिए कहता है लेकिन अरानिया मना कर देती है और कहती है कि ये सब उसके लिए बहुत ही ज्यादा है। ग्लेन उससे प्रॉमिस करता है कि अगर कुछ गलत होता है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, फिर भी अरानिया मना कर देती है क्योंकि वो दूसरों के सोचने की वजह से डर रही होती है। तभी सैफी उससे कहती है कि उसके साथ मैचिंग आउटफिट पहनेगी। ये सुनते ही अरानिया का मूड चेंज हो जाता है और वो तुरंत मान जाती है। उसके बाद ग्लेन सैफी से कहता है कि अभी भी उन्हें स्केटी को मारने की जरूरत है, जिस पर सैफी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ रहेगी। दूसरी तरफ कुनाई स्केटी के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो कैसी है, जिस पर स्केटी कहती है कि सब पहले जैसा है। कुनाई उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो सर्जरी के लिए मान जाए और कहती है कि टूली और ग्लेन दोनों पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन स्केटी शांत तरीके से कहती है कि वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर चुकी है। उसके बाद हमें ग्लेन एक वेपन शॉप पर दिखाई देता है जहाँ पर एक वन आई साइक्लोप्स लड़की से मिलता है जिसका नाम मी होता है, लेकिन जैसे ही वो ग्लेन को देखती है डर के मारे कुर्सी से गिर जाती है और बाद में वो बताती है कि उसे वन आइड लोगों से बहुत ही डर लगता है जबकि ये दुनिया में काफी कॉमन है। फिर वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं और ग्लेन उससे पूछता है कि वो कैसी है, जिस पर वो बताती है कि उसे काफी प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि उसकी डेप्थ परसेप्शन वीक है। तभी वो किसी से टकरा जाती है और सीधा ग्लेन की बाहों में गिर जाती है। ये देखकर वो शर्मा जाती है और तुरंत पीछे हट जाती है जिससे कि उसका कोट फट जाता है और वो एक्सपोज हो जाती है, जिसके बाद वो ग्लेन को थप्पड़ मार देती है और उसके बाद ग्लेन को अपने बॉस के पास ले जाती है और रास्ते में रोने लगती है। वो कहती है कि अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि ग्लेन ने उसे ऐसे हालत में देख लिया है। आखिर जब वो बॉस के पास पहुंचते हैं तो ग्लेन कहता है कि उसे लेडी स्टिकी की सर्जरी करनी है और उसके लिए सारे टूल्स 1 महीने के अंदर रेडी होने चाहिए। उसके बाद बॉस ग्लेन से कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन इतनी छोटी नीडल्स बनाना जो कि ड्रैगन के स्केल्स को प्राइस कर सके ये लगभग इम्पॉसिबल है। फिर वो मी से पूछता है कि क्या वो इन नीडल्स को बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये सुनते ही मी पैनिक हो जाती है और कहती है कि वो इतने बड़े काम के लिए कैपेबल नहीं है। जब बॉस उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है तो घबरा कर कहती है कि अगर सर्जरी फेल हो गई तो सारा ब्लेम उसी पर आ जाएगा और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, लेकिन बॉस उसे डांट कर कहता है कि फालतू बातें बंद करो और काम पर ध्यान दो, जिसके बाद वो डर डर कर इस काम को हाँ कह देती है। उसके बाद हमें ग्लेन दिखाया जाता है जो कि अरानिया को स्टिचिंग की प्रैक्टिस करवा रहा होता है और वो कुनाई पर प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि कुनाई को दर्द फील नहीं होता। प्रैक्टिस के बाद अरानिया सैफी से कहती है कि वो उसके लिए थोड़ी सी ड्रिंक लेकर आए क्योंकि वो थक गई है, लेकिन सैफी उसे मना कर देती है। तभी कुनाई बताती है कि स्केटी अभी सर्जरी के लिए रेडी नहीं है क्योंकि उसका ह्यूमस के साथ लंबा वॉर का पास्ट रहा है और वो हमेशा से एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती थी जहाँ सब लोग शांति से रह सके, और जब उसका मिशन पूरा हो गया है तो अपनी बीमारी को अपनी किस्मत मान चुकी है। लेकिन ग्लेन कहता है कि अगर वो लोग थोड़ा सा और ट्राई करे तो शायद से स्केटी मान जाए। इस पर अरानिया कहती है कि अगर हम उसे बार बार सेम बातें बोलते रहे तो और भी ज्यादा दूर हो सकती है, इसलिए वो ग्लेन को सजेस्ट करती है कि वो अपनी चार्म वाली बात का यूज करे जैसे कि उसने सैफी के साथ किया था। ये सुनते ही सैफी शर्मा जाती है और अरानिया को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद ग्लेन टूली को लेकर वेपन शॉप पर जाता है जहाँ पर उन्हें उनके बनाए हुए टूल्स के प्रोटोटाइप्स दिखाए जाते हैं। टूली उन टूल्स को अपने टेंटिकल पर टेस्ट करती है और उन्हें प्रूफ कर देती है और बॉस से कहती है कि इन्हें जल्दी से मास प्रोड्यूस किया जाए। वहीं ग्लेन कुछ और कर्व्ड नीडल्स को नोटिस करता है जिन्हें मी बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अभी तक परफेक्ट नहीं बनाई होती। ग्लेन को याद आता है कि जब उसने अपनी पहली बार सर्जरी की थी तो वो काफी ज्यादा मुश्किल थी, इसलिए वो मी की सिचुएशन को समझ पाता है और उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन बॉस कहता है कि उसे खुद ये प्रॉब्लम को सोल्व करने दो क्योंकि इससे उसका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। दूसरी तरफ मी अब भी काम
कर रही होती है और तभी वो एक मशीन को देखती है जिससे कि उसे एक आइडिया आता है। कुछ देर के बाद इली ग्लेन के विंडो पर आती है और उसे बताती है कि वेपन शॉप में इमरजेंसी हो गई है। ये सुनते ही ग्लेन तुरंत सैफी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि मी जमीन पर बेहोश पड़ी है। वो तुरंत उसकी हेल्प करता है और उसे सांस लेने में मदद करता है और समझ जाता है कि गर्मी में काम करने की वजह से उसे हीट स्ट्रोक हो गया है। फिर वो सबसे कहता है कि उसे जल्दी से ठंडी जगह पर ले जाओ। वही मी बेहोशी की हालत में अपने पास्ट को याद कर रही होती है, जहाँ पहले वॉर के लिए वेपन्स बनाया करती थी जो कि लोगों की जान लेते थे। लेकिन फिर स्कैटी ने उससे कहा था कि वो ऐसे टूल्स बनाए जो कि लोगों की जान बचाए और उस दिन के बाद मी को अपनी लाइफ का एक नया पर्पस मिल गया था। अब हमें मी की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि अब उसे स्कैटी का एहसान चुकाने का मौका मिला था, तो उसने खुद को इतना ज्यादा काम में डाल दिया कि वो बीमार पड़ गई। जब उसे होश आता है तो वो तुरंत उठने की कोशिश करती है, लेकिन ग्लेन उसके पास आता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। तभी मी अपने कपड़ों की तरफ देखती है और समझ जाती है कि उसका अपर बॉडी कवर नहीं हुआ और ग्लेन उसे बताता है कि इमरजेंसी की वजह से उसे उसका कपड़ा कट करना पड़ा। ये सुनते ही मी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और तुरंत ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। तभी अरानिया वहाँ पर आती है और उसे एक नया कपड़ा देती है जिससे कि वो खुद को कवर कर सके और फिर ग्लेन को डांट लगाती है कि लड़कियों के साथ थोड़ा सा संभाल कर करे। उसके बाद ग्लेन उसका प्रॉपर चेकअप करता है और बताता है कि उसे सिर्फ मोशन सिकनेस की वजह से चक्कर आए थे। फिर मैं उन्हें बताती है कि वो इतने टाइम से क्या कर रही थी और ग्लेन उससे कहता है कि वो उन्हें दिखाए। उसके बाद सब लोग वापस से वर्कशॉप आ जाते हैं, जहाँ पर बॉस उनसे माफी मांगता है कि उसने उसे इतना प्रेशर दिया और कहता है कि अब वो खुद नीडल्स को निकाल लेगा। लेकिन ग्लेन उससे कहता है कि मी ने ऑलरेडी सोल्यूशन निकाल लिया है। फिर मी सभी को अपने वर्क पैलेस पर ले जाती है और एक्साइटेड होकर बताती है कि उसने नीडल्स कैसे बनाई। अपने एक्साइटमेंट में वो ग्लेन के काफी पास आ जाती है, लेकिन तुरंत शर्मा कर पीछे हट जाती है। उसके बाद ग्लेन और अरानिया दोनों नीडल्स को चेक करते हैं और उन्हें प्रूव कर देते हैं। ये देखकर बॉस इमोशनल हो जाता है कि उसके स्टूडेंट ने इतना अच्छा काम किया। शाम को जब सब लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं तो मी ग्लेन का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे ये काम करने का मौका दिया, जिस पर ग्लेन उससे कहता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखे। लेकिन मी कहती कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे लगता है कि वो थोड़ी अजीब है। पर जब ग्लेन उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है तो वो शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन ग्लेन अरानिया को स्टिचिंग सिखाता है, लेकिन सैफी उन दोनों को पास देखकर जालिस हो जाती है और वो ग्लेन को याद दिलाती है कि उसे सेंट्रल हॉस्पिटल जाना है। ये सुनते ही ग्लेन तुरंत अपना सामान पैक करता है और अरानिया और सैफी से कहता है कि वो यहाँ सब संभाले जब तक वो लेडी स्टिकी को मारने के लिए जाता है। ग्लेन के जाने के बाद अरानिया सैफी से कहती है कि उसे अपने फीलिंग को सीधे शब्दों में ग्लेन को बताना चाहिए, वरना वो कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन सैफी कहती है कि अभी जैसा चल रहा है वो ठीक है और वो अपने पास्ट को याद करती है जब वो और ग्लेन कई साल पहले अलग हो गए थे। उसने सोचा था कि वो कभी उसे दोबारा नहीं देख पाएगी, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से मिला दिया और अब चाहे कुछ भी हो जाए ग्लेन हमेशा दिन के एंड में उसके पास आ ही जाता है। उस रात अरानिया और सैफी डिनर के लिए जाते हैं और टसालिया को भी इनवाइट करते हैं क्योंकि वो गर्ल्स नाइट आउट प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे अरानिया और टसालिया के बीच में टेंशन बढ़ने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैफी सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि ड्रैगन्स पर सर्जरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो लोग टसालिया के कनेक्शन का यूज करके ऐसी मेडिसिन ढूंढते हैं जो एनेस्थेसिया की तरह काम कर सके। जब अरानिया को पता चलता है कि वो मेडिसिन एक तरह का अल्कोहल है तो बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाती है और खुद के लिए मल्टीपल ड्रिंक्स ऑर्डर कर देती है जिससे कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके और ज्यादा ना पिए। तभी टसालिया उससे पूछती है कि क्या वो असली और नकली प्यार के बीच में फर्क समझ सकती है, लेकिन अरानिया कहती है कि उसे इन सब चीजों का मतलब नहीं पता और वो फिर अपने फायदे के बारे में सोचती है और बाकी सब उसके लिए सिर्फ एक्स्ट्रा है। और ये सुनते ही सैफी थोड़ी सी शर्मा जाती है। रात के टाइम सैफी देखती है कि अरानिया चुपके से ग्लेन के ऑफिस में आकर ड्रैगन स्केल्स चुराने की कोशिश कर रही होती है। सैफी तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि ये स्केल बहुत ही प्रीक्योस है क्योंकि उसने ग्लेन को दिया था। पकड़े जाने पर अरानिया उस स्केल को हवा में उछाल देती है और विंडो से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर टेजालिया उसका वेट कर रही होती है और पीछे से सैफी भी उसका रास्ता रोक देती है। इसलिए मजबूरन अरानिया को हार माननी पड़ती है और उनके साथ अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद सैफी कहती है कि उसे पहले से अरानिया पर शक था और वो समझ गई थी कि वो कुछ गलत करने वाली है। अब उसे ये भी समझ में आ गया है कि अरानिया डर रही है कि अगर सैफी और ग्लेन एक साथ गए तो वो अकेली रह जाएगी, इसलिए वो अटेंशन पाने के लिए ऐसा बिहेव कर रही है। ये सुनने के बाद टेजालिया उसे समझाती है कि ऐसी दोस्ती ट्रस्ट और प्यार पर टिकती है और अगर वो अपने दोस्तों पर ही ट्रस्ट नहीं करेगी तो कभी भी दोस्ती की असली खुशी फील नहीं कर पाएगी। सैफी भी कहती है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। ये सुनने के बाद अरानिया इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो शांत होती है तो वो बताती है कि वो ड्रैगन सेल्स इसलिए चुरा रही थी क्योंकि वो ग्लेन के साथ अपने बॉन्ड को टेस्ट करना चाहती थी, क्योंकि अब तक ग्लेन उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा था जो उसे थोड़ा सा अजीब लगा। वो कहती है कि वो ग्लेन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रही है और जानना चाहती है कि वो क्या छुपा रहा है। उसे ये भी अजीब लगता है कि ग्लेन उसके साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन फिर भी वो उसे कभी भी ऑकवर्ड नहीं होने देता। ये सब बातें उसे और कंफ्यूज कर देती है। तभी
सेफी उससे ग्लेन के बारे में और सवाल पूछती है और अरानिया के आंसर सुनकर सेफी और टेसालिया दोनों हंसने लगते हैं। ये देखकर अरानिया इरिटेट हो जाती है और उनसे पूछती है कि वो क्यों हंस रहे हैं। तब वो दोनों उसे बताते हैं कि जैसे वो खुद ग्लेन से प्यार करती है और वैसे ही अरानिया भी ग्लेन से प्यार करने लगी है। अगले दिन हमें ग्लेन दिखाया जाता है जो कि गेडी को एक वॉच टावर पर अकेला खड़ा पाता है। उसके बाद हमें ग्लेन दिखाया जाता है जो कि स्केटी के पास आता है और उससे कहता है कि वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक कि वो सर्जरी के लिए मान नहीं जाती। स्केटी उससे कहती है कि उसे थोड़ा सा ऊपर उठाए ताकि वो शहर को अच्छे से देख सके। जब ग्लेन उसे अपनी बाहों में उठाता है तब स्केटी अपनी कहानी बताती है। वो हमेशा से वॉर से नफरत करती रही है और एक ऐसी जगह बनाना चाहती थी जहाँ पर सब लोग शांति से रह सके। वो स्वर्ग से नीचे आई थी और अपने गोल को पूरा करने के लिए इतना काम किया कि वो आधी इंसान बन गई और अब न वो अपनी असली ड्रैगन फॉर्म में वापस जा सकती है और न ही स्वर्ग में लौट सकती है। लेकिन वो खुश है कि उसने लिंड्रोम नाम का शहर बना लिया जहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रह सकते हैं और अब वो चाहती है कि वो आराम करे। और ये सब सुनने के बाद ग्लेन कहता है कि वो सिर्फ गिल्ट की वजह से हार मान रही है और उसे याद दिलाता है कि सब लोग उसकी सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और ये भी कहता है कि शहर अभी और डेवलप हो रहा है और उसे यहाँ पर रहकर सब पर नजर रखनी चाहिए। स्केटी थोड़ा सा शौक होकर पूछती है क्या सच में उसके लिए जीना ठीक है जब वो सब कुछ अपना अचीव कर चुकी हो, जिस पर ग्लेन कहता है कि हाँ, क्योंकि अभी लोगों को उसकी जरूरत है। फिर स्केटी कहती है कि इतनी लंबी लाइफ जीना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो अपना टाइम पास कैसे करे। फिर ग्लेन उससे कहता है कि वो नए नए टेस्टी फूड को ट्राई करे। ये सुनकर स्केटी कहती है कि वो वाटरवेज में खुले एक नए कैफे में जाना चाहती है। ग्लेन उसे ये भी कहता है कि वो ज्वेलरी खरीदे और पहने, जिसे सुनकर स्केटी कहती है कि उसे ज्वेल्स काफी पसंद है। फिर स्केटी ग्लेन से पूछती है कि नॉर्मल लड़कियां क्या करती है, जिस पर ग्लेन थोड़ा सा शर्मा कर कहता है कि वो प्यार में पड़ती है। ये सुनने के बाद स्केटी कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी और ग्लेन से कहती है कि अब उसे नीचे उतार दे। जैसे ग्लेन उसे नीचे उतारता है तब स्केटी उसका शुक्रिया अदा करती है और फाइनली सर्जरी के लिए मान जाती है। उसके बाद तुरंत सर्जरी स्टार्ट हो जाती है और पूरा शहर रुक जाता है क्योंकि सब लोग उसके ठीक होने का वेट कर रहे होते हैं। सर्जरी के दौरान स्केटी का अनकॉन्शियस बॉडी डेंजर फील करने लगता है और वो अचानक से हीट जनरेट करने लगता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ये देखकर टोली, सेफी और अरानिया पीछे हटने के लिए कहती है और फिर वो और गुलेन मिलकर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अपने टेंट कस जलने के बाद भी टोली दर्द सहकर गुलेन को पूरी प्रोसेस में गाइड करती रहती है। कुछ दिन के बाद स्केटी अपने लोगों के सामने आती और उन्हें डराने के लिए माफी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यू करेगी। उसके रिसर्च के बाद कुनाई खुश होती है कि स्केटी अब अपनी आवाज में बात कर रही है, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा उदास होती है क्योंकि अब उसकी स्पोक्स पर्सन नहीं रहेगी। उसके बाद स्केटी सभी के सामने ये एक्सेप्ट करती है कि वो पहले अपनी सोच में इतना ज्यादा उलझ गई थी कि उसे कुछ और दिखाई दे ही नहीं रहा था। लेकिन ग्लेन ने उसे समझाया कि इस दुनिया में अभी भी बहुत ही कुछ देखना है और समझने लायक है और उसे अपने बनाए हुए शहर को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर उसे पता चलता है कि ग्लेन नहीं आ पाया क्योंकि वो सेफी का इलाज कर रहा था जो कि बीमार है। ये सुनने के बाद स्केटी डिसाइड करती है कि वो खुद ही ग्लेन से मिलने के लिए जाएगी। जाने से पहले वो कुनाई से पूछती है कि क्या वो अपनी खुशी के लिए जो चाहे वो कर सकती है, जिस पर कुनाई कहती है कि हाँ, वो बिल्कुल कर सकती है। दूसरी तरफ हमें ग्लेन दिखाया जाता है जो कि सेफी का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि सेफी थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही है, इसलिए वो उससे कहता है कि वो अपना मुंह खोले और ध्यान से चेक करता है। फिर वो उसे अपनी टंग बाहर निकालने के लिए कहता है और तब उसे प्रॉब्लम समझ आती है। वो उसका इलाज करता है और उस पर हनी लगा देता है ताकि दर्द कम हो जाए। ये सब देखकर सेफी थोड़ी सी एम्बैरेस्ड हो जाती है और ब्लैंकेट के अंदर छिप जाती है, इसलिए ग्लेन उसे थोड़ा सा स्पेस देने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही स्केटी और कुनाई को देखते हैं जो कि ब्रोकन कैरेज के पास खड़े होते हैं, जिसे ड्राइवर ठीक कर रहा होता है। जैसे ही ग्लेन उसके पास आता है, स्केटी तुरंत उसे हग कर लेती है और उससे कहती है कि क्या उसके साथ वो कहीं प्राइवेट पर चलना चाहेगा, लेकिन ग्लेन मना कर देता है क्योंकि उसे अपने पेशेंट का ध्यान रखना होता है। तभी कुनाई तुरंत स्केटी को पीछे कर देती है और उससे कहती है कि वो ग्लेन के साथ इतना क्लोज बिहेव क्यों कर रही है। इस पर स्केटी कैजुअली अपना रोप खोलकर दिखाती है कि ग्लेन ने उसे हील किया। ये देखकर कुनाई तुरंत उसे कवर कर देती है और ग्लेन भी उससे कहता है कि वो अपने कपड़े ठीक करे। स्केटी ग्लेन से कहती है कि वो खुद ही उसकी मदद करे और जब वो फ्री हो जाएगा तो उसके साथ टाइम स्पेंड करे। कुनाई उसे समझाती कि वो ऐसे फ्रीली बिहेव नहीं कर सकती क्योंकि वो भी सिटी की काउंसिल मेंबर है। ये सुनकर स्केटी थोड़ी सी उदास हो जाती है। तभी वहाँ से मी गुजरती है और वो नोटिस करती है कि स्केटी की कैरेज खराब है, इसलिए वो उसे ठीक करने में मदद करती है और कुछ ही देर में कैरेज बिल्कुल ठीक हो जाती है। स्केटी उसका हाथ पकड़कर उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसने उसकी दोबारा जान बचाई और जानती है कि सर्जरी सक्सेसफुल होने में बहुत ही बड़ा रोल था, इसलिए वो उसे और गुलेन को एक बहुत ही बड़ा वाइन का बैरल गिफ्ट करती है। लेकिन गुलेन को एक और पेशेंट के पास जाना होता है, इसलिए वो मी से कहता है कि उस बैरल का ध्यान रखे और वहाँ से चला जाता है। इससे मी थोड़ी पैनिक में आ जाती है। वापस क्लिनिक में हमें अरानिया दिखाई देती है जो कि सेफी के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि वो बाद में ग्लेन पर अपनी ट्रिक्स ट्राई कर सके। कुछ देर के बाद ग्लेन वापस मी के पास आता है जो कि उसे कंप्लेन करने लगती है कि उसे अकेला छोड़कर चला गया था। तब ग्लेन बताते हैं कि वो टजालिया और उसकी टीम को लेकर आया था ताकि वो बैरल को सेफली ले जा सके। जब
जब वो सब घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी टजालिया अचानक से ग्लेन से एंगेजमेंट की बात करने लगती है, लेकिन ग्लेन कहता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, पर टजालिया को लगता है कि वो सिर्फ सैफी से डरने की वजह से मना कर रहा है। वापस क्लिनिक में हमें सैफी दिखाई देती है जो कि ग्लेन के लिए टेंशन ले रही होती है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया होता। तब अरानिया उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि शायद से वो सिटी में किसी और मोस्टर लड़की के साथ बिजी होगा। इतने में इली विंडो पर आती है और ग्लेन के लिए बहुत ही सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल लेकर आती है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके। जब वो सब बात कर ही रहे होते हैं तभी ग्लेन वापस से घर जाता है और सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सैफी जल्दी से आगे जाती है और सबसे पहले उससे मिलती है। ग्लेन चेक करता है कि सैफी अब ठीक है या नहीं, फिर वो डोर को ओपन करता है जहाँ पर बहुत ही सारा खाना और वाइन रखा होता है। वो बताता है कि जब वो वापस आ रहा था तब शहर के लोग उसे फ्री में इतनी सारी चीजें दे रहे थे क्योंकि वो सबका फेवरेट डॉक्टर बन चुका है। तभी स्केटी वहाँ पर भी आ जाती है और वो ड्रैगन डम्पलिंग्स लेकर आती है और मैं भी अपने बॉस और वर्कर के साथ वाइन का बैरल लेकर आ जाती है। इतना सारा खाना देखकर ग्लेन डिसाइड करता है कि वो सभी के लिए एक पार्टी रखेगा। रात को सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और लड़कियां आपस में कम्पीट कर रही होती है कि कौन ग्लेन के सबसे करीब आएगा, लेकिन वो ये भी नोटिस करती है कि स्केटी एक नई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन चुकी है जो उनके चांस को कम कर सकती है। तभी ग्लेन स्केटी के पास आ जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है और स्केटी भी उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसकी जान बचाई। और ये भी कहती है कि अब वो दुनिया को एक नई नजरिए से देख रही है और उसे जीना फिर से पसंद आने लगा है और ये सब सिर्फ ग्लेन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। जैसे स्केटी उसके पास आकर क्लोज होने लगती है तभी सैफी अपनी टेल से ग्लेन को खींच लेती है और उसे डांटने लगती है। उसके बाद वो ग्लेन के साथ थोड़ा सा क्लोज होने लगती है, लेकिन तभी टजालिया और अरानिया भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी अपना हिस्सा मैनेज करने लगती है। इस सब के बीच स्केटी चुपके से ग्लेन को ले जाती है, लेकिन बाकी लड़कियां उन्हें पकड़ लेती है और ग्लेन को घेर लेती है। ये सब देखकर ग्लेन मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि इस शहर में सब लोग उसे कितना प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं। इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।